नंबर 27 का पार्ट 2 है। वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस। और कल हमने जो समझा था उसको, जो सेशन में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस पा, ऑन टू यू, प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों। आप लोग एंजॉय कर रहे होगे सारे सेशन। आपको मज़ा आ रहा होगा। आज हम थोड़ा सा कल जो सेशन पढ़ा था तो हमें पता है कि आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई होगी कि भाई एक जगह ठहराव है, ऊपर वेव है, उससे पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया। तो सवाल तो बहुत आते हैं, इंसान के दिमाग में अलग अलग इमेजेस बन रही होती हैं। तो उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, उसकी फिजिक्स के बारे में बात करेंगे आज, थोड़ी साइंस के बारे में। हम ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। किसी को चाहिए हो तो वो ये आप जॉन हेगलिन की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। तो इसमें देखो दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था ना, ये उसका एक प्रॉपर डिपिक्शन है कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। तो आगे अगर आप गौर से देखो गिनी मैम, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लाना जरा। इसके नीचे जहाँ नीचे लिखा है यूनिफाइड फील्ड, हाँ, ये नीचे ब्लू कलर का है ना, हाँ। तो दोस्तों कल रा ने कहा था कि देखो एक ठहराव होता है, ठहराव के ऊपर वेव चलती हैं सारी की सारी। इस ठहराव में से पोटेंशियल जो होता है, उसके अंदर ही कुछ ऐसी वो होती है, हलचल मचती है कि उसके अंदर से एक, कह लो, ब्रह्मांड बन के निकलता है। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ब्रह्मांड एक्चुअली में दिखने में होता कैसा है। आप लोगों ने सुना है लेकिन आज आप देखोगे। तो पहले हम इस फिजिक्स की बात करते हैं। इसमें देखो जहां लिखा है ना यूनिफाइड फील्ड, नीचे ब्लू कलर का जो है ये, इसको आप ऐसे मान लो कि ये वो पूरे ब्रह्मांड में, ये जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ना आपका, इसके तल में जाके, बिल्कुल तल में जाके, वहां पे ये फील्ड है पूरी। और ये बिल्कुल एकदम एकदम रुकी हुई है, मतलब इसमें से अभी कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे ही क्रिएटर के दिल में एक धड़कन होती है ना, धक, बस उस धड़कन के होते ही उसमें से अभी आप देखोगे, यहाँ पे यूनिफाइड फील्ड के जस्ट ऊपर एक छोटू सा गोला बना हुआ है, एक छोटा सा गोला। ये मैम इसके नीचे आओगे ना, ये देखो छोटा सा गोला जहाँ से दो डायरेक्शन में चीजें निकल रही हैं ये। हाँ, ये जो छोटा सा गोला है ना, छोटू सा, ये मान लो आप एक ब्रह्मांड की रचना है। अब इस ब्रह्मांड की रचना में दो चीजें होती चली जाती हैं। इन्होंने साइंस में एक्चुअली में कैलकुलेट करने की कोशिश की थी इनको, क्योंकि ये सर्न में जब ये इसका वो हुआ था ना एक्सपेरिमेंट, इन लोगों ने करने की कोशिश की थी कि दो हिग्स बोसॉन उन्होंने आपस में टकराए। तो वो देखना चाहते थे इससे क्या निकलता है, फिर अंदर घुसते गए घुसते गए घुसते गए। आज आपको थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स और ये सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन हम ज़्यादा अंदर घुसेंगे नहीं इसमें। तो इसमें हुआ क्या, उन्होंने जब देखना शुरू किया ना, तो उन्होंने देखा कि यार ये जो ब्रह्मांड बना है ना, इसमें से ये जो ड्रॉप सी निकली एकदम से, ये बिल्कुल ऐसी निकली जैसे गुब्बारा नहीं होता, जैसे हम बचपन में वो क्या कहते हैं, मुंह के अंदर वो लगा के, पाइप लगा के, और वो गुब्बारे से बनाते रहते थे, है ना, वो डुबोया उसके अंदर से फुड़ फुड़ करके उसमें से निकाला और फिर वो गुब्बारा बना। इसी तरीके से वो एक गुब्बारा इसके अंदर से निकलता है। अब इस गुब्बारे के अंदर देखना क्या क्या होता है। इस गुब्बारा में के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो फोर्स फील्ड होती हैं, और दूसरा कहते हैं फर्मी फील्ड। ये इंग्लिश में है लेकिन आप ऐसे मान के चलो, उस काइनेटिक की वजह से, मतलब उस काम की वजह से इसके अंदर दो चीजें हो जाती हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है, वीक फोर्सेज आ जाती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाती हैं, ग्रेविटेशन आ जाती है। हालांकि ग्रेविटेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन होती है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड्स भी आ जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक यूनिफिकेशन भी आती है। ये सारे लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहे हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे नीचे से ऊपर पहला पॉइंट चल रहा है। अब राइट साइड में अगर आप देखोगे, आप कहते हो कि हाँ जी पार्टिकल भी होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जाओगे आप, फिर उसके अंदर एटम भी होगा, एटम के अंदर घुसोगे फिर उसके अंदर न्यूट्रो वो भी होंगे, फोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। आप तो वहां पे फोटॉन्स उन्होंने जब आपस में टकराए थे ना, तब ये हुआ था। तो उसके अंदर जब घुसे तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे अप टाइप क्वार्क्स हैं, डाउन टाइप क्वार्क्स हैं, न्यूट्रिनोज। अच्छा दोस्तों, ये पता है न्यूट्रिनोज एक ऐसी चीज होती है, ये जितनी भी चीजें हैं ना जो आप देख रहे हो राइट साइड वाली, ये सारी सूरज के अंदर से निकल रही होती हैं। और ये लेफ्ट वाली भी सूरज की वजह से ही हो रही होती है। ये सब चीजें उसके अंदर से निकलती हैं, और ये एक पूरे के पूरे, मतलब सेंटर से निकलती हैं, गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर से निकलती हैं। इसी तरीके से सब सूरजों के अंदर होती है ये, सब अपने अंदर से यही निकाल रहे होते हैं। तो न्यूट्रिनो होते हैं, चार्ज लेप्टॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, फिर लेप्टो क्वार्क्स होते हैं।
इसके अंदर जब ये घुसते हैं ना, तब जाके इनको पता चला था कि अरे ये तो काँपती हुई फ़ील्ड्स हैं, इसके अंदर रबड़ बैंड के जैसी होती हैं वो। तो इन्होंने देखा जब, अरे! अब यहाँ क्या करें हम लोग? ये तो जैसा ये इन्होंने क्या कहते हैं सारे धर्मों के अंदर लिखा हुआ है कि जी एक अंदर जाके एक कंपन वाली फ़ील्ड होती, कह रही है तो यहाँ पर ये हो गया। इन लोगों के उड़ गए होश। इन्होंने कहा कि यार अब हम क्या करें? अगर हम इसे बोले हाँ, तो साइंस हो जाएगी कोलैप्स, और अगर हमने बोला ना, तो हमारा जो जो थ्योरी है, मतलब जो हमारी थ्योरी जो हम स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर भी सवाल हो जाएँगे। अब क्या करें हम लोग? तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ये जो है ना जॉन हेगलिन, ये सर्न का ही था और इसने वेदांता की भी अच्छी खासी पढ़ाई की हुई थी। इसको संख्या का भी ज्ञान है, उपनिषदों का भी ज्ञान है, सब कुछ पढ़ रखा है इन लोगों ने। ये जितने भी डॉक्टर स्टीवन ग्रियर हो गया, ये हो गया, क्या कहते हैं, हेगलिन हो गया, और भी बहुत सारे इस तरीके के, डॉक्टर डीन रेडिन हो गया। ये सारे लोग ना इन चीज़ों को बहुत पढ़ के बैठे हुए हैं, तो इन्होंने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की। इसलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि देखो एक डायरेक्शन में भागोगे कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर से निकली ना, तो वो जो ब्रह्मांड की रचना हुई, कह रहे उसके अंदर ही आप देख रहे हो अब ये जो साइंस जो आप पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिज़िक्स हो गई, क्वांटम फिज़िक्स हो गई, ऊपर की जो 3 है, फिर उसमें एटॉमिक फिज़िक्स हो गई, फिर उसके अंदर भी क्लासिक मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक, आप जो पढ़ रहे होते हो ऊपर-ऊपर की चीज़ पढ़ रहे होते हो। लेकिन जॉन हेगलिन का भी यही कहना है और बाकी जितने भी ये पढ़े-लिखे लोग हैं ना, इनका यही कहना है कि देखो, अगर तुम्हें यूनिफाइड फ़ील्ड के अंदर जाना है, मतलब रचयिता की उस फ़ील्ड के अंदर जाना है, जो उसका ओरिजिनल थॉट है, जो उसकी सोच है ओरिजिनल, तो आप मेडिटेशन के थ्रू ही जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर घुसने का। या प्रेयर करते-करते कोई भी चीज़ आप बोलते रहो, आपका लेफ्ट ब्रेन जैसे ही शट होगा ना, मतलब दिमाग में सही-गलत और ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं ना, तब ही आप उसके अंदर घुस सकते हो, वरना अगर आपके दिमाग में विभाजन किसी भी तरीके का है, कि जी ये तो दूसरा है, ये तो किसी और उसका है, ये किसी और उसका है, मैं सही हूँ, ये गलत है, मैं पुराना हूँ, ये नया है, ये बाद में आया है, मैं पहले आया हूँ, तो आप कभी भी इस फ़ील्ड के अंदर नहीं घुस पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है ये, अगर विभाजन है तो। तो इस वजह से अगर आप देखोगे मेडिटेटर्स वगैरह पहले के भी जो होते थे, वो ध्यान अवस्था के अंदर, समाधि के अंदर चले जाते थे, और हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि समाधि का मतलब मरना नहीं होता है। समाधि की अवस्था में आप ट्रांसेंड कर जाते हो, आप उस डायरेक्शन में निकल जाते हो और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। और आप ये मत सोचना उसके अंदर, समाधि अवस्था के अंदर जो आपको दिख रहा है कि वो है नहीं, वो बिल्कुल है। आपका जो आत्मिक होलोग्राम होता है, और जो आपके ब्रेन सेल्स है ना, न्यूरॉन्स, वो उसके अकॉर्डिंगली लाइट करने लग जाता है। प्लिंग, 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 प्लिंग करके वो लाइट हो रहे होते हैं अंदर, और वो सीधा आपको ले जाके वहाँ पे उस वर्ल्ड में ले जाते हैं। तो ख़ैर हम लोगों ने बस आइडिया देने के लिए आपको ये बताया कि दोस्तों इस तरीके से निकलता है। नीचे ठहराव है, ऊपर आपने शायद गौर नहीं किया, अगर आप देखोगे ना जहाँ पर ये फिज़िक्स वग़ैरह लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में देखना और राइट में देखना जहाँ व्हाइट-व्हाइट है। आपको दिख रहा होगा वेव चल रही है, वेव। दिख रहा है मैम, गौर से आपको वेव्स दिख रही होंगी। तो ये जो पूरा होलोग्राम बनता है ना, इस वेव के अंदर बनता है, इस वेव के अंदर। तो मतलब ओरिजिनल कॉपी जो है, वो इसके नीचे रहेगी, इस सतह पे रहेगी, और ये जो पुंक करके ये जो निकला ना, ये छोटू-सा गोला, ये पूरा ब्रह्मांड जो निकला इसके अंदर से, ये होता है वो एकदम देखने वाला होलोग्राम। इसी के अंदर सारा कुछ होता है, इसी के अंदर व्हाइट होल भी होते हैं, ब्लैक होल्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। एक टॉपिक और अभी हम आपको बता दें, आगे का सेशन करने से पहले, ताकि आगे आप लोगों को ना ज़्यादा दिमाग पे बोझ ना पड़े आपके, इसलिए हम ये बता रहे हैं। मैम एक चीज़ अगर आप गूगल पे और चेक करोगे, तो आप गूगल पे टाइप करना, ये क्या बोलते हैं, इत्ज़हाक बेंटोव, ITZ, सॉरी, हाँ, ITZHAK, इत्ज़हाक बेंटोव, इत्ज़हाक बेंट, BENTOV, एक टैग, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दोबारा बोलना। SAK, ITZHAK, TZ, ITZHAK, ITZ, SAK, उसके बाद स्पेस बेंटोव, बी फॉर बॉम्बे, बेन, BENTOV, और उसके बाद स्पेस डालना आप, एग, ITZSAKBENTO, TOV, उसके बाद स्पेस डालना, एग। स्पेस के बाद एग, एग होता है ना, एग। इज़हाक बेंटोव। हाँ, एग होता है ना, एग। अब इसकी इज़हाक बेंटोव में गए ना, इसके आगे आपको वो भी लिखना था, एग मतलब अंडा।
एक यार रहने मिनट दो, कोई नहीं, 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 कोई नहीं। इन आपको ये इमेज दिख रही है एक ब्रीफ टूर ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, एक जैसा कुछ दिख रहा है आपको? या आप एक काम करो, इज़हाक बेंटॉफ के ये बाद स्पेस देके, हाँ, ये एक ग्रे कलर की दिख रही है जिसमें ब्लैक होल लिखा है, व्हाइट होल लिखा है। हाँ, एक मिनट ये तो मैम देखो नॉर्मल एग की शेप है ना, इसके नीचे आओ, हाँ, नीचे आओ। हाँ, ये वाली, इसको खोलना ज़रा आप। ये वाली। आज आपको, हाँ, इसको खोलना। इस इमेज को अगर आप एनलार्ज कर सको ताकि दूसरों को भी दिखा सकें, तो इसके द्वारा हम अब आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। किधर गई वो इमेज? ओहो! ये तो पूरा डॉक्यूमेंट ही खुल गया। डॉक्यूमेंट का हमें क्या करना था? हमें तो केवल उस इमेज का करना था। नहीं, लेकिन वो अगर आप केवल इमेज को डाउनलोड करने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट खोला था। एक मिनट रुको, मैं ऐसे खोलती हूँ, यहाँ से ही डाउनलोड कर लेती हूँ। अच्छा देखो, आप लोग वो पूछ रहे थे ना अपने शरीर के आस-पास जो वो बनाते हो आप एनर्जी बलून, वो दिखने में पता है कैसा होता है आपको? अभी राइट साइड में जो इमेज है ना, इसके अंदर दिख रहा है वो। आप लोग अगर आप लोग गौर करोगे तो आपको दिखेगा इसमें इमेज। कौन सी जब राइट आप लोग साइड बना की रहे होते हैं इमेज? ना, ये देखो ये इमेज में 2 है ना, एक तो ऊपर राइट साइड में जो आप देख रहे हो, ऊपर दिख रहा है आपको अंडा और उसके नीचे दिख रहा है ये टोरॉइडल बलून जो बना हुआ है, ये देखो। हाँ, ये तो जब आप विजुअलाइज़ कर रहे होते हो ना, तो इसको तो विजुअलाइज़ करोगे ना, आपके आस-पास ये बलून बनना चाहिए, एनालॉजी बलून। ये प्रोटेक्टिव बलून होता है, अगर ये आपके आस-पास बन गया ना, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास नहीं आ सकती। हाँ, तो पहले आप बना दो सबके आसपास, सबको बोल के बनवा लो। मैं सोच रही थी आज पहले वो करेंगे शुरू, क्योंकि हर बार हम लोग भूल जाते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है? ये खुल गया 1 आपका, मिनट यही और ना? हाँ, ये है ना देखो इमेज बढ़िया वाली एकदम। इसके नीचे जो बना हुआ है ये टोरॉइडल टाइप का ये होता है एनर्जी बलून। इसके सेंटर में आपको विजुअलाइज़ करना पड़ता है कि आप बैठे हो इसके अंदर और इस तरीके का बलून आपको अपने आस-पास बना देना चाहिए और ये आपका प्रोटेक्टिव गियर होता है। लेकिन हम एक चीज़ और करते हैं आज हम लोग अपना रिचुअल कर ही लेते हैं जो रा ने सिखाया था। तो ये इसको करते हैं, जब हम लोग बैठे होते हैं तो ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है। हाँ, बिल्कुल मैम, मैंने बिल्कुल, इसीलिए इसको बिल्कुल, इन्वर्ट किया है। ठीक है। तो मैम अभी मैं एक रिचुअल करूँगा, ठीक है? तो वो रिचुअल ये है, रा ने सिखाया हुआ था कि अगर आपको अपने आस-पास, जैसे ये ग्रुप भी है, आपके यूट्यूब पे भी लोग हैं, उन लोगों के भी आस-पास ये अचानक से एक पॉज़िटिव कह लो या उस तरीके की कि वो बन जाएगी, एक रेखा। जिसे पहले हमारे उस ज़माने में कहा जाता था लक्ष्मण रेखा, अब हम वो बना रहे हैं आपके आस-पास। तो पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, ये अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोसेस। ओ परमपिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा से हम तेरी अनंत रोशनी और अनंत प्रेम में तेरी लक्ष्मण रेखा अपने आस-पास बना दें। पहले हम बोलते हैं कि लॉ क्या है? जवाब है प्रभु, लॉ एक है। सवाल है प्रभु, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब है प्रभु कि हम एक का ज्ञान ले रहे हैं। सवाल है प्रभु कि हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं? जवाब है प्रभु क्योंकि राह तेरा हम्बल मैसेंजर है जो हमें एक का ज्ञान देने आया है। और अब हम राह के साथ मिलके इस पूरे यूट्यूब से लेकर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनके घरों को, उनके आसपास की दुनिया को तेरे प्रेम और तेरी रोशनी से प्यूरिफ़ाई करते हैं और एक ऐसी लक्ष्मण रेखा घुमाते हैं कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या कोई भी किसी को तंग करने वाली
इस तरीके की एंटिटी एंटर ना करे, हम उसे ब्लॉक करते हैं तेरे प्रेम और तेरी रोशनी में। हे प्रभु, अब हम तेरे प्रेम और तेरी रोशनी में आगे निरंतर बढ़ते हैं और तेरा एक का ज्ञान सीखते हैं। धन्यवाद प्रभु। जी। तो मैम आगे चलते हैं अब, ठीक है? जी। जी। इसमें मैम ये था ना, ये आपका आई थिंक ये विंडो थोड़ा-सा वैसा हो गया, गोल हो गया। आप इसको थोड़ा सीधा करेंगे? दिख नहीं रहा विंडो मेरे को। मतलब? मतलब ये जो इमेज है ये घूम गई। हाँ, वो तो मैंने घूम जानबूझ के घुमाई थी ताकि समझ में आ जाए। एक सेकंड में उसको दोबारा घुमाती हूँ। हाँ, अब ठीक है? और मैम इसको नहीं, ये उल्टी हो गई है और एक और बार घुमाओ। सीधी है। अब आई है ना बिल्कुल सही। अब देखना यार, देखो दोस्तों, अब आपको ना अब हम बताते हैं कि ब्रह्मांड जब आपको याद है अभी हमने पिछली बार में पढ़ा, ये समझा कि हाँ भाई वो सतह से जहाँ पोटेंशियल है वहाँ पे हलचल हुई, क्रिएटर की सोच में हलचल हुई, इसके दिल की एक धड़कन बजी और एक ब्रह्मांड निकला। तो ये है वो ब्रह्मांड जो आपकी आँख के सामने है। अब इसमें ऐसे देखना, मैम स्क्रीन चली गई। हाँ, एक हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैम स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? हाँ, है तो स्क्रीन। अच्छा हाँ, अब आई है, बिल्कुल। तो मैम यहाँ पर है, देखो, सबसे ऊपर वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ टाइम स्पेस इवॉल्विंग। आप पहली बात तो दोस्तों देखो, इसको ऐसे देख के चलना, ये एक अंडा है, बिल्कुल, बिल्कुल अंडे की शेप है ये। और इसके सेंटर में ना एक न्यूक्लियस है, यानी एक बिल्कुल जो सेंटर है यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। और ये आपको जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं ना बाहर की तरफ, जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी डॉट डॉट बाहर के इसमें दिख रहे हैं ना, मतलब एक तो पहले तो अंडा है, अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे सेब के अंदर देखोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा आपको अंदर का हिस्सा। आप किसी भी सब्जी और उसके अंदर देखोगे इस तरीके का बीज टाइप का दिखेगा आपको, बिल्कुल उस बीज के जैसा होता है ये। इसके सेंटर में अगर आप देखोगे ना, तो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ये होलोग्राम बना हुआ है, ऊपर यूनिवर्सल ये टाइमलाइंस चल रही हैं ऊपर। यानी ये जो आप देख रहे हो ना, एरो 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 बने हुए हैं, ये जो एरो बन रहे हैं तो ये घूमती रहती है गैलेक्सीज इसी के अंदर ही घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। और ये जितना भी बाहर की जो डार्क लाइन है ना उसके अंदर ये जो छोटे 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 डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे प्लेनेट नहीं है, सौर मंडल भी नहीं है, ये सारे के सारे एक एक आकाश गंगा है अपने आप में, एक एक। तो होता क्या है, इसमें ये आकाश गंगाएं बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, बनती चली जाती हैं। और होता क्या है कि ये जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल का काम क्या होता है, ब्लैक होल इतनी वैसे तो इसके अंदर ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि अगर आप उसके अंदर चले जाओ ना तो आप वापस नहीं आ सकते इसके अंदर से, कोई नहीं आ सकता इसके अंदर से वापस। इवन अगर आपने कुछ ऐसे जैसे होता है ना कि मान लो ड्रोन डाल देता हूँ अंदर या कोई ऐसी चीज़ डाल देता हूँ कि अंदर जाके इन्हीं का चीज़ मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, आप वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ इसके अंदर जाके बाहर नहीं आती। तो जैसे आप लोग समझ रहे थे ना कि जी डेंसिटी चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है। डेंसिटी चेंज कैसे होता है अब आप समझना। ये ब्लैक होल के आस-पास की जितनी भी गैलेक्सीज़ होंगी ना, पहले वो अपना अनुभव ले रही होती हैं, वो आगे-आगे और गैलेक्सीज़ इनके बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। पीछे की तरफ बनती जा रही है, जब बनती जा रही है, वो घूमती रहती हैं, आ रही हैं इसकी तरफ। क्योंकि ब्लैक होल इतनी तेज़ी से ग्रेविटी खींचता है, इतनी तेज़ी से ग्रेविटी होती है उसमें, उसके आस-पास की जितनी भी गैलेक्सी होती है ना, वो घुस जाती हैं उसके अंदर। क्योंकि जो उसके पास पहुँचती है ना, उसका अनुभव पूरा हो चुका होता है। उसके अंदर जितने भी प्लैनेट होंगे, जितने भी वो होंगे क्या कहते हैं सोलर सिस्टम्स होंगे, सूरज होंगे, जो भी होंगे, वो सारे के सारे अपना अनुभव पूरा कर चुके होते हैं यहाँ इस ब्लैक होल तक पहुँचते-पहुँचते। और ये पूरी गैलेक्सी इसके अंदर घुस जाती है। और जितने भी अनुभव हैं, वो सारे यहाँ पे घुल जाते हैं आपस में। और घुल के उसमें से जैसे देखो आप सुबह से लेके शाम तक काम करते हो, तो वो एक ही चीज़ करे जा रहे हो, आप एक ही चीज़ करे जा रहे हो, एक ही चीज़ करे जा रहे हो, तो वो उसका एक ही अनुभव काउंट होगा कि हाँ, जी इसके इतने सारे अनुभवों में से एक यूनिक है, ये निकाल लो। वो पीछे से घूमेंगे, ये जो व्हाइट होल है ना, इसमें से उन गैलेक्सीज़ का
नया रूप बनता है और वो पीछे से दोबारा घूम के इसके अंदर आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो लेफ्ट से घुसी, राइट से निकली व्हाइट होल की तरफ, और व्हाइट होल से घूम के फिर से पीछे से घूमती है और फिर वहां से घूमते-घूमते इसी गोले के अंदर, अंदर घूमती रहती है। और बाहर घूमते जितने उसने नए-नए अनुभव लिए होते हैं, फिर वो घूम के इधर से आती है और फिर दोबारा ब्लैक होल के अंदर घुस जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अनंत है, इसलिए बोलते हैं वो कभी खत्म ही नहीं होता। यहाँ से घूम के जाओगे, जितने अनुभव लिए हैं, लेते-लेते पहली बात तो आप ब्लैक होल के आस-पास जब तक आप पहुँचोगे ना, तब तक आप छठी डेंसिटी और पता नहीं कहाँ-कहाँ तक पहुँच चुके हो। ठीक है? वो जो 8th ऑक्टेव होता है ना, उसके बाद निकल के आप फिर दोबारा दूसरी साइड से घुसते हो और वहाँ से घूम के फिर दोबारा आगे के अनुभव लेते रहते हो और आगे-आगे चलते रहते हो। इसी तरीके से ये एक ब्रह्मांड दिखा है ना, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड रच रखे हैं रचयिता ने, अनगिनत। और हम इस एक ब्रह्मांड की, एक गैलेक्सी के, एक सूरज के अराउंड जितने भी प्लैनेट बने हुए हैं, उनका एक छोटा-सा हिस्सा है। और जितनी मिट्टी इस पूरे प्लैनेट के ऊपर पड़ी हुई है ना, इतनी गैलेक्सीज़, इतने ब्रह्मांड तो आप मान के चलो, मिनिमम मान के चल लो, मिनिमम। बाकी अनंतता का तो कोई अंत होता नहीं है। उसने पहले ही बोल दिया अनंत अनंत फ़ील्ड है। इसका कोई भी अनंत तो है अंत तो है नहीं। तो इसके अंदर जब वो घूम-घूम के आते हैं, अब देखो यहाँ पे उसने लिखा है होलोग्राम, नीचे देखना यहाँ पे बीच में लिखा है होलोग्राम। ये जितना भी बना हुआ है ना ये पूरा का पूरा होलोग्राम है। तो आप भी चलते-फिरते होलोग्राम हो, जो एक अनुभव ले रहा है। और रचयिता ने अपनी सारी चीज़ें आपके अंदर डाल रखी हैं और ये पूरा का पूरा होलोग्राम जो होता है ना, ये एक ब्रह्मांड का पूरा, ये आपकी आत्मा के अंदर होता है। ये वाला भी, दूसरे ब्रह्मांडों का भी। सब कुछ मिला के, वो तब जाके आपकी एक आत्मा बनती है। इसीलिए ये उस आत्मा के अंदर जब आप घुसना शुरू करते हो ना, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर सकते हो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर। ये आज हम लोगों ने इतना आपको थोड़ा-सा बता दिया कि ऐसे होता है ये सारा काम। होप कि आपको समझ में आया होगा और अब हम आगे अपने सेशन को कंटिन्यू। अगर आपको ना समझ में आया, आप दोबारा आके देखना इसको। बार-बार देखना, तब आपको समझ में आएगा। आई होप मैम आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हाँ, हल्का सा अपनी कैपेसिटी से जितना समझ में आ सकता है। अच्छा, नहीं आएगा तो हम दोबारा समझा देंगे। अगर आपके यूट्यूब पे भी अगर लोगों ने बोला कि ये वाला सेशन, ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया, तो हम ढंग से आपको दोबारा बता इसका देंगे, ऐसी कोई एक दिक्कत। अलग से सेशन करके ढंग से, मतलब वो YouTube लाइव करेंगे, जहाँ पे लोगों को सवाल पूछना है तो पूछ लेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर है। लेंगे। क्योंकि ओके। मैम देखो आगे-आगे चल के ना अब ये पूरा ब्रह्मांड खोलेगा और अगर किसी को यहाँ पर समझ नहीं आया ना, वो आगे जाके खो जाएगा। ठीक है। अब ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है आज 27.8 सवाल पे। जी। तो 27.8 में कल जहाँ हमने छोड़ा था, वहाँ से उसके आगे वो कहता है डॉन, अच्छा अब मुझे समझ में आया, ये जो कुछ भी करने की आज़ादी होती है ना, इसकी वजह से ये जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी ये जो ठहराव वाली जो जगह है, कह रहा है कि इसकी वजह से इसके अंदर हलचल होती है। तो कैन यू डेफिनेशन ऑफ दिस डिस्टॉर्शन, हाँ, कहते हैं इसकी वजह से ये ब्रह्मांड बनते हैं। तब आप मुझे ये बता सकते हो कि कुछ भी करने की इच्छा क्या होती है? मतलब ये क्या है? जो ऐसे आप कहते हो ना कुछ भी इच्छा कह रहे हो, कुछ भी करने की आज़ादी, फ्री विल का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? आप लोग भी काफ़ी सारे पूछते रहते हो ना, अब वो थोड़ा-सा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे राजवाब देता है, कह रहा है फ्री विल का मतलब यहाँ पर ये है कि रचयिता को भी और उसकी पूरी क्रिएशन को ये आज़ादी है अपने आप को जानने की, ठीक है? ये लॉ ऑफ वन में का मतलब ही यही है, अपने आप को जानने की आज़ादी। ये कह रहा है वो, फ्री विल का मतलब ये होता है। तभी उसने कहा था कि पहले के सेशंस में कि तू किसी को ये मत बोल कि तू ऐसा कर या ऐसा मत कर। वो माँगेगा, जब वो माँगेगा तो अपने आप को जानेगा। अगर तुम पहले ही उसे अपने हिसाब से कोई चीज़ दे दोगे, तो वो उन चीज़ों में फँसा रहेगा। तो उसने अपने आप को जाना कहाँ? उसने तो बस मान के बैठ गया वो तो। जानने की तो कोशिश ही नहीं की उसने। तो कह रहा है कि फ्री विल का मतलब होता है अपने आप को और इस पूरे ब्रह्मांड को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा। तो यहाँ पे क्रिएटर अपने आप को सीख रहा होता है आपके थ्रू। तो देख रहा होता है कि ये अच्छा ये सारी चीज़ें मैं हूँ ना,
तो अच्छा ये इस पोर्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये आदमी क्या कर रहा है, चींटी क्या कर रही है, ये हाथी क्या कर रहा है, इन सब के अंदर से वो अपने आप को जान रहा होता है, ठीक है? अगला सवाल डॉन करता है कि तो क्या मेरा अनुमान लगाना ठीक है कि जो ये रचयिता है, ये अपने आप को जानते हैं इससे? कह रहा है द क्रिएटर दिस कांसेप्ट ऑफ फ्रीडम, टोटल फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द वेज ऑफ नोइंग, एम आई करेक्ट? हाँ, वो कहता है कि अपने आप को जान रहे होते हैं, इसलिए उनके पास सारी इच्छाएँ होती हैं कि हाँ, भई ये मेरी इच्छा है, ठीक है? कि ये मेरी आज़ादी है। कह रहा है इसी वजह से वो दूसरों को भी आज़ादी देते हैं कि हाँ, भई तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है अपने आप को जानने की और इस पूरे ब्रह्मांड को जानने की। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राह कह रहे हो? ये तुम काफ़ी हद तक ठीक ही कह रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही है ये। तो इसके अगले सवाल में वो कहता है दिस देन ब्रिंग द फर्स्ट थॉट फ्रॉम द लॉ वन व्हिच आई एम अज्यूमिंग द लॉ ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी फ्रॉम ऑल अदर करेक्शन व्हिच आर द कोरिलेशन ऑफ द क्रिएशन फ्रॉम द करेक्ट। हाँ, तो वो कह रहा है कि तो इससे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो लॉ ऑफ वन है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी भी हुई। ये तो मतलब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी क्रिएटर की लॉ हुई ना। तो इसको तो हमें लॉ ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बोलना चाहिए, ना कि लॉ ऑफ वन। कह रहा है कि और जितने भी इसके अंदर करेक्शंस हैं मतलब फ्रॉम ऑल अदर करेक्शंस एंड अदर रिसोर्सेज विच आर टोटल एक्सपीरियंस ऑफ द क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम दिस। कह रहा है कि हाँ, क्योंकि ये जो आप कह रहे हो ना इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी ये जो ठहराव पोटेंशियल है जहाँ पे, कह रहा है इसका मतलब यही है पूरा ब्रह्मांड। एक्चुअली में असलियत में ब्रह्मांड यही है और इसी में से सारा कुछ निकल रहा है और इसी में ही सारा कुछ एक्सपीरियंस जा रहा है। कह रहा तो इसको हमें लॉ ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बोलना चाहिए, ना कि लॉ ऑफ वन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है ये तुम सही भी कह रहे हो और तुम गलत भी कह रहे हो। कह रहा है क्योंकि तुम्हारे माया जाल में ये जो एक्सपीरियंस जिसे अनुभव तुम कहते हो ना, वो इस वजह से होता है क्योंकि तुम्हारे को फ्री विल दी गई है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि इस फ्री विल को कन्फ्यूजन भी बोलते हैं, कि अगर तुमने इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इनडायरेक्टली राजी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम कन्फ्यूज़ ही आ जाओगे दोस्त, अगर तुम्हें इस लॉ ऑफ फ्री विल का इस्तेमाल करना नहीं आया तो। कह रहा है इन अदर सेंस व्हिच वी आर लर्निंग द एक्सपीरियंस आर दिस डिस्टॉर्शन। कह रहा है कि इसकी जो दूसरा तरीका है ना इसको देखने का, तुम ऐसे देख सकते हो कि जो भी तुम अनुभव कर रहे हो ना, जो भी तुम सीख रहे हो, कह रहा है इससे बनते हैं अनुभव। कह रहा है वो तुम्हारे अनुभव भी होते हैं और रचयिता के अनुभव भी होते हैं। दोनों चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक बार वो सोच के देखना, आप अपनी ज़िंदगी को शायद हो सकता है नॉर्मल लेके चल रहे हो अभी तक। इसके बाद आप जो भी चीज़ करोगे ना, आप यही सोच के करोगे देखना हमेशा, कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मैं रचयिता को दे रहा हूँ। मेरा तो है ही, मेरा अनुभव तो है ही, ये रचयिता का भी अनुभव है। उसके सारे अनुभव मेरे, मेरे सारे अनुभव उसके। अब जाके आपका वो बॉन्ड बनना शुरू होगा उसके साथ, उस क्रिएटर के साथ। अब आपको पता चलेगा कि यूनिटी और इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। और आपको दिल से जिन-जिन को समझ में आएगा ना, उनको दिल से खुशी भी होगी इसको समझने में। खैर, 1 मिनट। तो हाँ इसका मैम। मतलब जब हम हुँ, हमारा एक्सपीरियंस अगर क्रिएटर का एक्सपीरियंस है, हाँ, तो जब हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो क्रिएटर खुश होता है। और जब बिल्कुल। हम दुखी होते हैं तो क्रिएटर भी दुखी होता है। मैम देखो, तो अनुभव अगर हमें अनुभव, एक मिनट, इमोशंस। हुँ, सवाल पूरा करने दो। हुँ, इसका मतलब कि जहां पर हमें चॉइस हो कि हम हुँ, अ, इस एक्सपीरियंस को नेगेटिवली लेने के बजाय उसे हाँ, पॉजिटिवली लेके या लर्निंग लेके हुँ, खुश हो सकें या दुखी ना हुँ, हो, या फॉर हुँ, एग्जाम्पल किसी बात को लेके दुखी होने के बजाय उसकी पॉजिटिव हुँ, साइड को लेकर अगर हम खुश रहें, तो क्रिएटर हुँ, खुश होगा। और क्रिएटर खुश बिल्कुल। होगा तो हुँ, आगे फ्यूचर भी खुश होगा। और एक इंसान खुश है तो वो आपको कुछ अच्छा दे सकता है। अगर वो हाँ मैम। दुखी ही रहेगा 24 घंटे, तो फिर आप हुँ, भी रोते रहोगे, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रहे हो और पता मांगते है ये रहोगे यही मतलब। यही हाँ, यही जो खुश होना होता है ना, इसकी वजह से जो आप चीज़ें करने चले जाते हो, करते चले जाते हो ना, इससे आपकी आगे के टाइमलाइन भी इफ़ेक्ट होती हैं, आपकी खुद की। मतलब नेक्स्ट डेंसिटी में जाओगे तो उसकी अंदर भी वो बोल रहा था ना कि नेक्स्ट डेंसिटी में भी ऐसा नहीं है केवल डेंसिटी है, उसके अंदर भी सब डेंसिटीज़ हैं। तो आप किस तरीके से सेवा का रास्ता चुनते हो और किस तरीके से दूसरों की सेवा करते हो। अब देखो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि
यार किसी तरीके से हम ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान दूसरों को दे दें, हाँ, जैसे हमें अच्छा लग रहा है यार दूसरों को भी हो सकता है अच्छा लगे। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है ना उसके लिए, तो वो उसके लिए वो अनुभव अच्छा नहीं होगा, वो उल्टा ही हो जाएगा उसके लिए। आप समझ रहे हो? वही क्योंकि वो ये सोचेगा, अरे मुझे तो बचपन से ये पता है, तुम ये पता नहीं कहाँ से अंग्रेजों का ज्ञान लेके आ गए। लेकिन ये ज्ञान हमारा हर हर किसी के धर्म में है। बस यही है कि हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बस हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये ना तो अलग है, रा ने पहले ही बोल दिया था, ये जैसा था, जब से रचना शुरू हुई है, कह रहे आज तक वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपने जो हम्म, कहा ना कि हाँ, क्रिएटर खुश होगा, मैम क्रिएटर खुश भी होता है और वो ये भी देखता है कि मेरे बच्चे दुःख में भी खुशियाँ ढूँढने सीख गए हैं ये। इस वजह से उनकी फिर ग्रेजुएशन और तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ी से। कहता है मैं हैरान हूँ अपने इन बच्चों को देख के कि यार ये इतने दुःख में भी खुशियाँ पता नहीं कैसे निकाल के लेके आ रहे हैं। और वो चीज़ ना उसकी अटेंशन पूरी खींचती है अपनी तरफ, कि वाह! ये हैं मेरे बच्चे, इनको कहते हैं बच्चे। होता है ना मैम कि हम भी अपने जैसे लोग होते हैं, कुछ बच्चे अपने कुछ माँ-बाप अपने बच्चों को गालियाँ ही बकते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि है तो नालायक, लेकिन कुछ चीज़ें सही भी कर देता है ये। तो वो जो सही चीज़ होती है ना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नालायक तो है ही, सीख ही रहा है वो भी अभी। तो उसके अंदर आप कमियाँ ढूँढोगे क्या बैठ के यहाँ पे? कमियाँ मत ढूँढो, उसकी अच्छाइयाँ देखो। अच्छाइयाँ देखोगे, उसको बताते रहो, वो उसका फ़ोकस ही वहीं चला जाएगा उसके ऊपर। क्या हाँ, ये चीज़ मैं अच्छी कर रहा हूँ, तो मेरे को इसी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। ऐसे ही मैम बच्चे बड़े अगर कोई माँ-बाप अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाना शुरू करे ना, तो बच्चा अलग ही निकलता है फिर। चाहे उसके दोस्त कैसे क्यों, उसके दोस्त वैसे बनेंगे ही नहीं, पक्की बात है। हालाँकि उसका मन ज़रूर करेगा दूसरी चीज़ों को अनुभव करने का, लेकिन उनको उस अनुभवों को लेने के बाद मज़ा नहीं आएगा। वो कहेगा नहीं, नहीं मैं तो ऐसा हूँ बचपन से, मेरे को ऐसा मज़ा आ रहा था, तो उस डायरेक्शन में निकलता है फिर वो बच्चा। अच्छा। खैर जो भी है तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 27.11 कहता है आई विल हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड आस्क क्वेश्चन ऑन इट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल गो करेक्ट। हाँ, कहता है कि अच्छा, तो आपने ये कहा कि अच्छा पहला होता है लॉ मतलब ये हो गया, उसने पहली बात तो वहीं कन्फ्यूज़ हो गया था कि लॉ ये तो फिर लॉ ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो लॉ ऑफ वन तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ वन ही है ये क्योंकि रचयिता एक ही है, रचयिता एक है, इसलिए इसको लॉ ऑफ वन बोलते हैं। तो कहता है कि क्या कहते हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, हम इस बात को छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे कि भई इसे लॉ ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बोलना चाहिए या लॉ ऑफ वन बोलना चाहिए, इसको बाद में देख लेंगे। कह रहे तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इससे देखो निकला पहला जो इसके अंदर से जो विभाजन हुआ या कह लो इसके अंदर जो पहली चीज़ निकली, वो निकली कुछ भी करने की आज़ादी। कह रहे जब वो कुछ भी करने की आज़ादी निकली, तो फिर उसमें से निकला लॉ ऑफ लव यानी प्रेम निकला उसके अंदर से। उस कुछ भी करने की आज़ादी क्योंकि मैम देखो रचयिता जो होगा ना, जो भी क्रिएटर होगा ना, उसकी जो भी रचना है जैसे एक माँ-बाप को अपने बच्चे से प्यार होता है ना, क्रिएटर को भी अपनी रचना से प्यार है। उसे बहुत प्यार है अपनी रचना से, बहुत ज़्यादा। एक-एक इंसान से, एक-एक जानवर से, एक-एक पेड़ से, एक से पौधे से, पानी से, उसे हर चीज़ से प्यार है क्योंकि मैम उसने अपने थॉट में रचा है वो उसने खुद रचा है वो। तो जब उसने रचा है तो उसे प्रेम तो है ही उससे। तो वो कह रहा है कि उस आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए उसके बाद आया प्रेम। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कह रहा है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगला सवाल वो पूछता है वुड लाइक टू डिफाइन लव इन द सेंस इन इट्स सेंस एज़ अ सेकंड डिस्टॉर्शन हाँ। कह रहे तो आप हमें ये बता सकते हैं ये जो प्रेम होता है, इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये सेकंड डिस्टॉर्शन यानी पहला डिस्टॉर्शन हुआ, पहला हिस्सा हुआ उसका, कुछ भी करने की आज़ादी, उसके बाद दूसरा हिस्सा निकला प्रेम। तो कह रहा है कि जो प्रेम निकला, आप हमें इसको थोड़ा-सा समझा सकते हो? तो मैम ये थोड़ा-सा लंबा है, एक बार मैं ज़रा इसको पढ़ लूँ, फिर मैं एक बताता हूँ। इसको बस एक एक कुछ भी करने की आजादी बोलेंगे या अपनी मर्जी करने की आजादी बोलेंगे? नहीं मैम, अपनी मर्ज़ी करने की नहीं आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, लेकिन उसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं कि आपकी आज़ादी है, जब आप क्रिएट कर रहे होते हो ना कुछ, अपने दिमाग के अंदर, तो आप माँग रहे होते हो, आपको पता नहीं चलता, आप चीज़ें खींच रहे हो, चीज़ों से माँग रहे हो, अपने दिमाग से माँग रहे हो। फिर वो माँगने की इच्छा की वज़ह से ये चीज़ें होती चली जाती हैं आपकी। ये मैम देखो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे पता नहीं चलता है। आपको लगता है ये चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूँ। ये प्रॉब्लम मैम ओराइन के साथ हुई थी, पता है उसको? उसको ये समझ नहीं आया कि नहीं, कि क्या कहते हैं ये ऐसे मत बोलो कि ऐसे मत करो और ऐसे बोल रहे हो एक तरफ से आप बोल रहे हो कि ना तो तू किसी को ये बोल कि ऐसे मत कर और आप ये भी कह रहे हो कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मत बोल कि ऐसा कर और ऐसे भी बोल रहे हो कि ऐसा ना कर, तो फिर कोई आदमी काम कैसे करे? क्या आपने बोल रखा है ना कुछ भी करने की आज़ादी, फिर तो मैं कुछ भी करूँगा।
तो वो जो बेटा था ना उसका, उसको ये लव समझ नहीं आया था। जब उसको ये लव समझ नहीं आया ना, तब जाके उसने पूरा ड्रामा शुरू किया पूरे ब्रह्मांड में कि आज मैं इस रचयिता का दिमाग ही जीतूँगा अब, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन देख लो, इतने लाखों करोड़ों साल से लगा हुआ है, 10% है, बताओ, सोचो। शर्म में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, 10% लोग। खैर जो भी है, मैम वो इसलिए बोल रहे हैं ना हम, कि हठी जो होगा ना, जैसे रावण भी मारा गया था, क्यों मारा गया था? रावण प्रेम नहीं था ना अंदर, प्रेम था ही नहीं उसके अंदर, घमंड था, ईर्ष्या थी, जलन थी, दूसरों के दूसरों की चीज़ों को टारगेट करता था कि ये ऐसा है और वो वैसा है और ये ऐसा है और वो वैसा है। अरे खुद के अंदर झाँकता, प्रेम को ढूँढता, तो तुझे सीता क्या यार, सीता सीता एक हुई, यार और भी तो है ना, पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए खुला हुआ था ना, ज़रूरी है तेरे को सीता के ऊपर नज़र डालनी थी। खैर जो भी है मैम, हम उसके अंदर नहीं घुसते हैं, हम यहाँ पे लॉ ऑफ वन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ वन की बात करेंगे। तो इसके आगे जवाब देता है कि आप हमें बता सकते हो कि इस प्रेम का मतलब क्या होता है? तो 1 मिनट मैम, मैं ज़रा इसको पढ़ लूँ। दिस मस्ट बी डिफाइंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन और यूनिटी, द वन क्रिएट्स द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ फ्री विल। Some love then may be seen as the focus, the choice of time. The type of energy of an extreme, shall we say, high order, which causes intelligent energy found from the potential in just such a way. This then may be seen to be an object rather than an activity by some of the people, and the principle of this is worshipped as the creator, instead of unity or oneness from which all other elements. मैम बहुत सुंदर जवाब दिया, पता है इसने, बहुत सुंदर जवाब दिया। इसने कहा है कि देखो दोस्त, ये जो प्रेम है ना, ये पता है क्या है? जब रचयिता ने अपनी मेडिटेटिव स्टेट में यही ठहराव अपने अंदर लेके आया हो, क्योंकि इसी ठहराव से सब कुछ निकल रहा है, कह रहा है उसके एक दिल की धड़कन पे जब उसका फोकस गया ना, उसे अपनी धड़कन से प्यार हुआ। कह रहे जब उसे अपनी धड़कन से प्यार हुआ ना, तो कह रहे कि वो, मैम बाय द वे आपको एक चीज़ बताएँ, ये आप लोगों को पता नहीं है, जब भी आपका एक बार दिल धड़कता है ना, तो एक पल्स जनरेट 2 पल्स जनरेट होती हैं उससे। एक होती तो वो एक ही है, लेकिन 2 भागों में टूटती है वो। वो पल्स नीचे से निकल के एक जाती है आपके दिमाग में लगती है टंग, और एक जाती है आपके पाँव के नीचे जाके, जो ये दोनों पाँव है ना, ये जो दोनों पाँव होते हैं और नीचे जाके जो आपके पैर होते हैं, पैरों के अंदर जाती है और जाके टंग वहाँ लगती है, और फिर वहाँ से वापस आती है आपके दिल में, फिर एक बार वो करता है धक, फिर दोबारा जाएगी आपके दिमाग के अंदर, मतलब ऊपर से दिमाग के अंदर जाती है, नीचे से पैरों की तरफ जाती है, फिर वापस आती है आपके दिल के एक-एक धड़कन की तरफ। जैसे वो एग देखा था। हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, वैसे ही आती है ये। तो उसको रचयिता को इससे प्यार होने लग गया। रचयिता ने कहा यार ये मेरे दिल की धड़कन बड़ी प्यारी लग रही है मेरे को, तो उसको प्यार होना शुरू हुआ। उसका फ़ोकस ही चला गया उसके वहाँ पे। कह रहे जैसे ही उसका फ़ोकस वहाँ गया ना, उस एक-एक दिल की धड़कन से, उस ठहराव के अंदर हुई हल्की-हल्की हलचल। कह रहे जैसी हल्की-हल्की हलचल हुई ना, उस ठहराव के अंदर से ही, मतलब इंटेलिजेंट एनर्जी बननी शुरू हुई। जैसी एक हुँ, धड़कन हुई धक, तो मैम एक साउंड होता है ना, आपको याद है ना, हम लोग कह रहे थे कि रचयिता के मुँह से पहला जो शब्द निकला था वो था आह! ओह! वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी रचना को देख के इतना प्रेम में चला गया था कि आह! मैंने क्या बना दिया ये, आह! जिसको हम लोग कहते हैं ओम। मैम ओम अच्छा। जिस तरीके से बोला जाता है ना, वो ओम अगर आप हुँ, समझोगे ना, तो वो ओम नहीं है नॉर्मल, वो है हुँ, ओम। मतलब एक होता है ना ओह! ऐसा साउंड था मैम वो, रचयिता का। और मैम हम ये पता है क्यों बोल पा रहे हैं? हमने मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके खुद देखा है वो, खुद महसूस किया है वो, तब जाके हम बोल पा रहे हैं। हाँ, हुँ, कोई ये कह सकता है कि जी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि मेडिटेशन की स्टेट में जाके ना, कौन क्या अनुभव कर रहा है पूरे ब्रह्मांड का, वो अलग-अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी को भी एक जैसी चीज़ें नहीं दिखती। खैर हम तो वहाँ पहुँच गए थे उस स्टेट के अंदर, जो भी है। और आज तक नहीं भुला पा रहे मैम, सपने आते हैं उसके हम लोगों को। नहीं भुला पाते हम उसको, ऐसी ऐसी फीलिंग है वो। खैर जो भी है। तो वो कहता है कि जैसे ही उससे प्रेम हुआ ना, उसका पूरा फ़ोकस उसके ऊपर चला गया। यार जैसे ही उसका फ़ोकस गया, एक हुई इसकी धड़कन। मैम एक्चुअली धक, 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 धक से ना वो एक्चुअली ऐसा एंड में आते-आते ऐसा हो जाता है। धक, 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 एंड स्लो होती चली गई वो। और जितनी स्लो होती गई, वो क्रिएटर का पूरा फ़ोकस खींच के ले गई अपना वहाँ पर। उससे उसे प्यार हुआ और हलचल हुई उसके अंदर। कह रहा उसमें से निकला ये ब्रह्मांड। कह रहा जैसे ही निकला तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह लगने लग गया उसको, रचयिता को। यानी वो ब्रह्मांड उसको एक होलोग्राम की तरह दिखने लग गया उसको, खुद ही हुँ, अपने ही होलोग्राम के लिए। और उसी वो जो रोशनी थी ना,
वो जो क्या कहते हैं धक उसके अंदर से निकली ना, उसमें से रोशनी जैसी उसके ऊपर पड़ी, उसने क्या किया, वो जितनी भी ऊर्जा थी ना रचयिता की, उस पूरी ऊर्जा को खींच के एक जगह पे कर दिया। और जैसी वो ऊर्जा खींच के एक जगह हुई, उस पे रचयिता उस तक रचयिता को ऊर्जाएँ दिख रही थी बस, कि हाँ, इसके अंदर ऊर्जाएँ हैं, ऊर्जाएँ ये एक स्पाइरल सा बन गया है या एक अंडा सा बन गया है। उसके अंदर जब उसने देखा ना कि हाँ, ये ऐसा बना है, उसी के अंदर वो ब्लैक होल भी है, व्हाइट होल भी है, उसे सारी चीज़ें दिख रही है अपनी बनाई हुई। तो जैसे ही उसको दिखा ना, उसने कहा यार मेरे को ये ना ऊर्जाएँ तो दिख रही हैं, लेकिन मैं इनको इनको वैसे देख नहीं पा रहा हूँ। कि मतलब जैसे होता है ना हमें भी कि अंधेरे में तो कर दो, लाइटों के बीच में मतलब रख तो दो, ऊर्जाएँ ऊर्जाएँ अगर आप करंट की चारों तरफ चलती रहें, लेकिन एग्ज़ैक्ट पिक्चर नहीं नज़र आ रही होती। तब उसने अपनी जैसी उसके ऊपर रोशनी मारी ना, तब उसको अपना होलोग्राम दिखना शुरू हुआ कि आह! ये है मेरी रचना। कह रहे जैसे ही उसने वो रचना बनाई, कह रहे तो उसके अंदर जितने भी पैदा होने शुरू हुए ना, क्योंकि वो भी उससे सीख रहे थे रचयिता से, कह रहे उन्होंने भी अपनी-अपनी रचनाएँ करनी शुरू कर दी। कह रहे ऐसी रचयिता के बच्चे हुए, उन्होंने भी अपनी-अपनी रचनाएँ करनी शुरू कर दी। कह रहा है लेकिन लोगों ने रचयिता की पूजा शुरू कर दी, जबकि उनको ये समझना चाहिए था कि उसकी एकता, उसकी वननेस, ये जो लव है ना, ये ही है वो वननेस, ये है वो उसकी। कह रहे कि तुम्हारी प्लैनेट पे नहीं हो रहा है, ये बहुत प्लैनेट पे हो रहा है ऐसा। सब लोग सोचते हैं कि हाँ, ऐसा है। कह रहा है ऐसा नहीं है। कह रहे ये जो उसकी धड़कन है ना, तुम उसकी धड़कन का हिस्सा हो, उसकी सोच का हिस्सा हो। कह रहा है इस वजह से ये पूरी यूनिटी ही इन्फिनिटी और इन्फिनिटी यूनिटी है। इस वजह से वो जो रचयिता है ना, वो उसकी जो एनर्जी पूरी फ़ोकस करके एक जगह उसने की। अपनी क्रिएशन को देखने के लिए उसने की। और जब आप लोग भी मैम आपको हम लोगों ने पिछले सेशन में बताया था कि जैसे-जैसे आप लोग अनुभव लेके आगे जाओगे, हम भी अनुभव लेके आगे जाएँगे। जिसका जिस डायरेक्शन में होगा वो उस डायरेक्शन में निकल जाएगा, जैसे उसकी चॉइसेस होंगी। तो कह रहा है ना कि यहाँ पे चॉइसेस हैं। कह रहा है चॉइस ऑफ अटैक है उसका वो। कह रहा है क्योंकि उसकी चॉइस है वो वहाँ उसका फ़ोकस चला गया। जहाँ रचयिता का फ़ोकस चला गया, वहीं पे वो एक रचना कर देता है। ऐसा हो गया मैम अब उसके साथ। इसलिए उसने अनंतता में बनाना ही शुरू कर दिया। वो बनाते ही चला गया, बनाते ही चला गया, बनाते ही चला गया। कह रहे तो क्या कहते हैं फोकस बीइंग वर्शिप्ड एज़ द क्रिएटर इंस्टेड ऑफ यूनिटी और वननेस फ्रॉम व्हिच ऑल लव एमिनेट्स। कह रहा है ये ही है वो क्या कहते हैं यूनिटी और वननेस, जो रचयिता के अंदर से जो प्रेम निकल रहा है ना, ये ही है वो पूरी की पूरी सारी फील्ड। ये जितनी भी फील्ड है ना, ये उसका प्रेम है, जो जिसके अंदर इसने पूरा रच दिया सारा का सारा। और हम लोगों को लग रहा था मैं तभी आप लोगों को कह रहा था ना, लोग सोचते हैं लव ना, बस जी हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड बनी, बॉयफ्रेंड बने, पति को पत्नी से प्यार हुआ, लोगों को अपने बच्चों से प्यार हुआ, ठीक है, रिश्तेदारों से प्यार हुआ, माँ-बाप से प्यार हुआ, दोस्तों से प्यार हुआ। मैम उसके अंदर केवल जुड़ाव है, जुड़ाव। अगर आप नोटिस करोगे ना, वो कुछ नहीं है, वो जुड़ाव है। और रचयिता ने जो बनाया, वो भी जुड़ाव। समझ रहे हो? इसी फील्ड के अंदर जुड़ाव, एक जगह इकट्ठा कर देना, उसको कहते हैं जुड़ाव। उसको कहते हैं मैम लव। इन फील्ड्स को कहते हैं लव। सारी आपस में घुल-मिल गई। इसका है असली मतलब लव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वो जो लोगों के बीच में होता है वो क्या होता है? मैम जुड़ाव जो है ना उसी को वो जुड़ाव पता है वो उसको लव ही कहते हैं, लेकिन वो जुड़ाव होता क्यों? वो इसी वजह से होता है। फ़ोकस, फ़ोकस वहाँ चला जाता है उस इंसान का। जहाँ आपका फ़ोकस जाएगा उस चीज़ से आपको प्यार हो जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं ये हुँ, पूछना चाह रही हूँ, फ़ोकस जाएगा, फ़ोकस आपका अट्रैक्शन में भी जाता है, लस्ट में भी हाँ, जाता है, हाँ, इन्फैचुएशन में भी जाता है, जिद हाँ, में भी जाता है, तो हुँ, चारों सूरतों में आपका फ़ोकस किसी चीज़ पे हो सकता है, पर वो करेक्ट। लव तो नहीं होता। बिल्कुल लव होता है, क्यों? 2 तरीके के लव नहीं है। अच्छा, दूसरों के लिए सेवा करना या दूसरों की तरफ प्रेम और केवल अपने लिए प्रेम। 2 तरीके के भाग नहीं बताए उसने। अच्छा, वो जो तो विभाजन हुआ 95 5% वाला रूल, हुँ, 51% सर्विस टू अदर्स एंड 49% टू सेल्फ वाला रूल। और जो बीच में इस फ्री विल को नहीं समझ के कन्फ्यूज़ हो गया, रिपीटर। अब आ गया आपको समझ में? हैं दोनों ही हुँ, प्यार। अपने को पर प्यार वो करना भी प्यार है, दूसरे को प्यार करना भी प्यार है। तो वो जो था सिंपली अगर वो आप देखोगे तो प्यार है। वो हुँ। जो मैंने 4 गिनाए वो सेल्फ लव में आता है। सेल्फ सर्विस टू सेल्फ पे आता है। हाँ, कह सकते हो आप। बिल्कुल कह अच्छा, सकते हो। पर फिर भी आप उस अपने आप मैं हुँ। फिर भी मैं उसको लव नहीं समझती। देखो मैम, आप उसे देखो आप ना नाम 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़ किसी एक ही चीज़ के 10 नाम रख दो आप। वो रा ने अच्छा, आपको याद है एक सेशन में उसने कहा था कि हम एक बात बोल रहे थे, इन्हें 30 चीज़ें समझ में आ रही थी।
30 इंप्रेशन जा रहे थे हमारी बातों के, क्योंकि जिसको जैसे समझ में, हमने आपको एक चीज और कही थी, इस किताब को हर कोई अपने अपने धर्म से जोड़ के देखेगा, पक्की बात है, क्योंकि हर किसी के धर्म में इस तरीके की चीजें लिखी हुई है। ये जो जॉन हेगलिन है, ये स्टीवन ग्रियर है, और भी जितने भी इतने सारे लोग हैं ना, इन लोगों को जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया ना, तब हम लोगों को जाके पता, अरे ये तो वेद भी पढ़ के बैठे हुए हैं, इन्होंने कुरान भी पढ़ रखी है, इन्होंने वो भी पढ़ रखी है, क्या बोलते हैं आपका, ये बाइबल भी पढ़ रखी है, इन्होंने सब कुछ ही पढ़ रखा है। तो मैम ये ऐसे वैसे नहीं है, ये लोग ये ज्ञानी है बहुत बड़े, और इन्होंने साइंस भी पढ़ रखी थी, इसलिए इन्होंने बैलेंस कर ली चीजें, और जैसी बैलेंस की देखो कहाँ पहुंच गए ये लोग। तो मैम, क्योंकि इसने, मैम इस बुक ने जो हम लोगों को सिखाया है ना, उसने एक चीज तो सिखा दी कि यार हमारे धर्मों में जो भी लिखा है ना, वो गलत तो नहीं लिखा है। इतना तो समझ में आ गया था हम लोगों को, हमें बस उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, इसने उस वो डीपर अंडरस्टैंडिंग दे दी हमें। समझ रहे हो? चले मैम आगे आगे चले अभी इसमें। हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो। तो मैम 27.13 क्वेश्चन है। हाँ, तो वो कहता है कि तो इसका मतलब ये जो प्रेम है, इस प्रेम से जो जनरेट हुआ, क्या उसको ही हम ये कंपन कहते हैं, वाइब्रेशन? अब मैम आप एक बात बताओ, जब दिल करेगा धक, अगर आपके घर का एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम में भी एक बार को धमक होती है ना, दुम, तो उससे एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। आपका दिल जब धड़कता है ना, धक की वजह से आपके शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन जनरेट हो रही होती है। और जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठते हो, ये आपकी हार्ट बीट स्लो होती जाती है, स्लो होती जाती है। जब ये बिल्कुल स्लो हो जाती है ना, जो उसकी धमक होती है ना, वो और तेज गूंजती है आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए आपको याद है पिछली बार उन्होंने, क्या नाम है, जाबू जी ने पूछा था कि पा क्या कहते हैं, ये जो दिल की आवाज आने लग जाती है अचानक से, बड़ी लाउड हो जाती है, क्या ये वही है? तब हमने क्या कहा था, मैं मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाने के बाद ना, ये अपनी धड़कन ऐसे सुनाई देती है जैसे कि किसी म्यूजिक सिस्टम के ऊपर बहुत तेजी से चला दियो, डॉम डॉम करके आवाज आती है मैम उसमें, ऐसा होता है ये। खैर, तो वो सवाल ये कहता है कि क्या इसी से वो वाइब्रेशन होती है? तो मैम जब भी कोई चीज धड़केगी ना, धमक आएगी किसी चीज के अंदर, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो वो कहता है अगेन, रीच semantic difficulties, the vibration or density of love or understanding not come in the same sense as the same second distortion. Love, the distortion, love being the great activator and primal co-creator. Illustration using intelligent infinity. Vibration, love being that density in which those learn to do an activity called loving without significant results and seek the ways of light or wisdom. हाँ, कह रहा है कि नहीं नहीं, देखो दोस्त, ये पता कैसे है, ये देखो, ये जो लव है ना, ये जो धड़कन होती है, कह रहे इस धड़कन को भी आप एक बीइंग मानो पहले, क्योंकि इसका अपना प्यार है, उस प्यार से वो धड़की। कह रहे लेकिन जब वो धड़की ना, उससे ये तो एक्टिवेटर है उसके, ये जो प्रेम है उसका, ये तो एक्टिवेटर है, ये तो एक्टिवेट करता है उसको। कह रहे ये जो कंपन होती है ना, ये कंपन, इससे होती है क्रिएशन शुरू, मतलब को क्रिएटर है ये। इस कंपन की वजह से ये हलचल होती है, ये जो धंग करके होता है ना, इसकी वजह से हलचल होती है। तेरी जो हलचल होती है ना, ये बनती है को क्रिएटर, मतलब क्रिएटर का को क्रिएटर है ये। यार ये बनती है जिस जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के अंदर, यानी उस ठहराव के अंदर, तो जैसे आता है ना धंग करके होता है ना, तो एक ब्रह्मांड उसके अंदर से निकल के आ जाता है बाहर। तो कहते हैं वो जो ब्रह्मांड निकल के आता है ना, लेकिन उस धड़कन का, वो जो धड़कन होती है वो होती है को क्रिएटर, उसकी वजह से होती है एक कंपन। यार जैसे वो कांपता है, उसके अंदर से एक ब्रह्मांड निकल के आ जाता है बाहर। कह रहा है being vibration being that density in which those who have learned to do an activity called loving without second distortion the ways of light और wisdom। कह रहा है इसके बाद क्या होता है कि जब वो कंपन से वो निकलता है ना बाहर, कह रहा है उसके बाद जो सीखने वाली चीज है वो है लाइट, यानी विजडम। ये बबल, क्योंकि वो पहले बिल्कुल एनर्जी में बनता है, वो कहते हैं बबल बना, तो बना कैसे? कह रहा है उसके बाद उसके ऊपर जो लाइट पड़ी, कह रहा है फिर उसका ज्ञान चलता है, उसे कहते हैं वेद, मतलब रोशनी के तरीके। आपने हमने हम आपको बताया था ना, अभी वो दिखाया था स्टार्टिंग में, उसमें 2 भाग में बढ़ जाता है वो, एकदम न्यूट्रॉन, प्रोजिट्रॉन और ये वो दुनिया भर की चीज़ें, और इधर के थे ग्रेविटी व्रेविटी और ये सारी चीज़ें। लेकिन वो जब बबल निकला था ना, तो उस बबल के ऊपर जैसे ही उसने लाइट मारी अपनी, और मैम ये ऐसी-वैसी लाइट नहीं है ये कोहेरेंट लाइट होती है। हम जो लाइट देख रहे होते हैं ना, ये बड़ी नॉर्मल लाइट है, कोहेरेंट लाइट होती है, इसकी सारी वेवलेंथ एक जैसी होती है। इनके अंदर विभाजन नहीं होता, ये एक ही वेवलेंथ पे चल रही होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रही होती है, जो क्रिएटर की धड़कन है उस फ्रीक्वेंसी पे। जो हम ह्यूमन रेजोनेंस वगैरह ये सब बोलते हैं बढ़ती है ना, ये अर्थ की हार्ट बीट बढ़ रही है, मतलब उसकी हार्ट बीट है,
उसके अंदर वाइब्रेशन जब बढ़ती है तो प्लैनेट की अपनी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। इसीलिए वो जो आप ह्यूमन रेजोनेंस बोलते हो ना कि आज इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, वो मैम अर्थ की बढ़ रही है, वो उसकी धड़कन की वाइब्रेशन बढ़ रही है। इस वजह से हो रहा है ये सारी चीज़ें, वाइब्रेशन इसलिए बढ़ती है एक प्लैनेट की। खैर, वो आगे बोलता है, "Thus in vibratory sense, love comes into light, in the sense of the activity of unity in its free will. Love uses light and has the power to direct light in its distortion. Thus, vibratory complexity recapitulates in reverse the creation of its unity, thus allowing the rhythm or flow of the great heartbeat, if you will use this analogy." मैम जो हमने बात बताई ना उसी चीज़ को प्रूव कर रहा है ये। कह रहा है कि जब ये होता है ना, जब ये धड़कन से ये कंपन शुरू होती है, उस कंपन की वजह से वो निकलता है। कह रहा है उसके ऊपर रचयिता की जो हार्ट बीट होती है ना, उसी के अंदर से ही एक रोशनी भी निकलती है। वो जाके उसके ऊपर पड़ती है ना, तब वो होलोग्राम दिखना शुरू हो जाता है। कह रहा है उसको समझने के लिए तुम्हें रोशनी का ज्ञान लेना पड़ेगा फिर उसकी। कहता है कि और ये उसकी हार्ट बीट है, उसकी हार्ट बीट से बन रहा है पूरा ब्रह्मांड। अब मैम देखो स्पिरिचुअल सेंस में ये है, इसलिए वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं साइंस से इनको नहीं आ रहा समझ में क्योंकि ये लोग वाइब्रेटरी लेवल पे जाके फँस गए। कह रहे हाँ ठीक है फील्ड तो नज़र आ रही है, अब करें क्या इसका हम? नज़र तो आ गई फील्ड, हाँ अभी इसके अंदर काँपती हुई फील्ड है, करें क्या इसका? ये तो सारी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे काँप रही हैं, तभी तो जाके एक रूप बन रहा है। अब हम क्या करें? और इतनी सारी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज़ कौन इनको बैठ के वो करेगा इस वक़्त कैलकुलेट? पत्ते की अलग है, चींटी की अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है। है किसी के पास इतना टाइम बैठ के इस प्लैनेट पे कि वो ये चेक करता रहे कि किसकी कितनी वाइब्रेशन है। इसलिए जाके मैम फेल हो जाते हैं लोग। वो इसलिए फेल हो जाता है भाई कौन-कौन किस-किस चीज़ की वो करते रहेंगे हम लोग। ख़ैर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वो क्रिएटर के बारे में ये सारी चीज़ें चल रही है तो शायद मैं स्विंग हो रहा हूँ थोड़ा-सा। तो ठीक है कोई नहीं, खत्म करते हैं सेशन को जल्दी। तो 27.4 क्वेश्चन में वो कहता है, "आई विल मेक अ स्टेटमेंट दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिजिक्स ऑफ डी. लार्सन, व्हिच मे और मे नॉट बी क्लोज टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. लार्सन सेज दैट ऑल इज मोशन, which we can take as vibration, and that vibration, which is pure vibration, is not physical in any way or in any form or in any density. That vibration, by first product of that vibration, is that what we call photon particle of light. I was trying to make an analogy between the physical solution and the concept of love and light. Is this close to the concept of love creating light or not?" हाँ, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम ना इसको साइंस की तरीके से लेके चलते हैं। हम इसको ऐसे लेके चलते हैं लार्सन ड्यूई बी लार्सन जो था इन इसको मैम एक्चुअली क्या है डॉन को ना ये ड्यूई बी हेलो मैम आवाज़ आ रही है हाँ आपको हमारी? हाँ हाँ, आ रही आ रही। हाँ, तो वो कह रहा है कि देखो ड्यूई बी लार्सन मैम इसको बहुत पसंद था क्योंकि डॉन को क्योंकि उसको उसकी साइंस बहुत अच्छी लगती थी। तो उसने कहा कि ड्यूई लार्सन का कहना ये है कि हर चीज़ में मोशन है मतलब चल रही है हर चीज़। कह रहा है और हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो ये कह रहा है कि हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ में मोशन है, कह रहे तो हम ऐसे मान के चलते हैं इसमें कंपनता भी है, जैसे कि आपने बताया, हम उसको वाइब्रेशन मान के चलते हैं। कह रहे और ये जो वाइब्रेशन है बिल्कुल शुद्ध है, एकदम प्योर उस तरीके की है और ये फिज़िकल भी नहीं है। फिज़िकल मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे टच करके पता कर लोगे, ऐसी भी नहीं है। कहते हैं ना तो ये किसी फॉर्म में है, ना इसकी कोई घनत्वता है। कह रहे कि ये केवल एक वाइब्रेशन है, हम इसको ऐसे मान के चलते हैं। कह रहे और इस वाइब्रेशन से जो पहली चीज़ निकलती है हम ये मान के चलते हैं उसको कहते हैं फोटॉन। फोटॉन पार्टिकल ऑफ लाइट जिसे मैम फोटॉन बोलते हैं ना, फोटॉन को ही आपस में कोलाइड करा के फिर इन लोगों ने ये सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की थी सन में। लेकिन एनीवेज़ वो कहते हैं कि इससे निकला फोटॉन, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो वो कहते हैं कि इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेम निकला ना रचयिता का, कहते हैं प्रेम से ही ये रोशनी निकली है, ये फोटॉन निकला है उसमें से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ है। मतलब एक फोटॉन जो था, एक फोटॉन नहीं वो बहुत सारे निकले थे उसमें से और सब इक्वल फ्रीक्वेंसी के निकले थे। वो बाद में जाके जैसे बटने-बटने शुरू हुए, अलग-अलग वाइब्रेटिंग लेवल पे गए, उसके बाद जाके वो रचना होनी शुरू हुई। तो वो अगले सवाल में कह रहा है देन आई विल एक्सपेंड अ बिट मोर ऑन दिस कॉन्सेप्ट। वी हैव द इन्फिनाइट वाइब्रेशन ऑफ लव व्हिच कैन ऑकर। आई एम assuming at varying frequencies if this has a meaning in this, I would assume that it begins at one basic frequency. At a one basic frequency, does this have any meaning? Am I making sense? Is this correct? तो वो कहता है कि अच्छा, तो अब मैं समझ गया कि भई ये जो एक वाइब्रेशन है ना, ये इसकी एक कोई तो बेसिक वाइब्रेशन है, कोई तो फ्रीक्वेंसी पे हो रही होगी, ये तो पक्की बात है। फिर अब बाद में जाके ये सारी बढ़ती कम ऐसी हो जाती होंगी फ्रीक्वेंसी। मैम बहुत अच्छा सवाल किया है इसने, समझदार आदमी है, किस तरीके का सवाल किया है इसने। तो कह रहा है कि इसका मतलब एक तो बेसिक फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद वहाँ से जब निकलती है, तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी हो जाती होंगी, है ना?
तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी हो जाती होंगी इस लव की वाइब्रेशन की। कह रहा है तो इसी से सारी रचना होती होगी। क्या ये जो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ? पूछने की कोशिश कर रहा है उससे। तो रा कहता है ईच लव एज़ यू टर्म द प्राइम मूवर कम्स फ्रॉम द वन फ्रीक्वेंसी इफ यू विश टू यूज़ दिस टर्म। द फ्रीक्वेंसी इज़ यूनिटी। We would perhaps liken it rather to a strength than a frequency. This strength being infinite, the infinite quality is being chosen by the particular nature of this primal movement. कह रहा देखो, तुम जो कह रहे हो ना कि हाँ फ्रीक्वेंसी एक बेसिक फ्रीक्वेंसी है। कह रहे तुम इसे फ्रीक्वेंसी तो बोल सकते हो। कह रहे क्योंकि जब ये वाइब्रेशन बनती है ना जैसे दुम करके हुई अगर वहाँ पे, तो कह रहे उससे जो वाइब्रेशन हुई ना तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी तो है। कह रहे लेकिन ये ज़रूरी नहीं है तुम उसे फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, कह रहा है हम उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। कह रहा और वो जो स्ट्रेंथ है ना वो है क्रिएटर की यूनिटी, मतलब उसकी सिंगल यूनिटी। कह रहा हम तो सारे उसको यूनिटी के नाम से जानते हैं, तुम लोग फ्रीक्वेंसी के तरीके से बोलते हो। कह रहे ये जो यूनिटी बाद में जाके एक दूसरी फैलना शुरू होती है ना, कह रहा उसको तुम कह सकते हो कि हाँ, फ्रीक्वेंसीज़ अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे है। कह रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ना, जो मतलब ये जो शक्ति है उसकी उसके दिल की धड़कन की जो यूनिटी की जो शक्ति है ना, कह रहा वो इनफाइनाइट है। कह रहा अगर तुमने असलियत में वो सुन ली, वही होगा मैम अगर असलियत में हम में से कोई वो सुन ले, हम तो ढेर ही हो जाएँगे सुन में। ऐसा प्यार होगा कि बस एकदम ही हम आँखों से आँसू, ज़मीन पे गिर पड़ेंगे हम लोग सारे, ये हाल हो जाएगा शायद हमारा। कहते हैं कि द फाइनाइट क्वालिटीज़ बीइंग चोज़न बाय द पर्टिकुलर नेचर ऑफ दिस प्राइमल मूवमेंट। हाँ, सही कह रहा है वो। कह रहा तो जैसे ही वो मतलब वहाँ से वो वाइब्रेशन निकली ना एकदम से, कह रहा बाहर जाके अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में बँटना शुरू होती है और जहाँ से उसकी इच्छा होती है, जिस डायरेक्शन में वो निकलती है, कह रहा वहाँ से रचना वो करती चली जाती है। तो अगला सवाल वो कह रहा है, देन दिस वाइब्रेशन व्हिच इज़ फॉर द लैक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हिच वी वुड कॉल प्योर मोशन, इज़ इट प्योर लव? इज़ इट और इज़ इट नॉट? There is nothing that is yet condensed, shall we say, to form any type of density of illusion. This love then creates by this process of vibration a photon, as we call it, which is the basic particle of light. This photon then, by added vibrations and rotations, further condenses into particles of the densities. The various densities that we experience. Is this correct? मैम अच्छा सवाल। तो कह रहा है कि तो इसका मतलब हम ऐसे मान के चलते हैं इस वाइब्रेशन से, ये जो क्रिएटर के अंदर की ये जो कंपन है, उस धड़कन की जो कंपन होती है, कह रहे उसको हम मान के चलते हैं उसका एकदम शुद्ध प्यार, प्योर लव मान के चलते हैं। और उस प्यार से जो निकला है, वो निकला है केवल एक फोटोन पार्टिकल ऑफ लाइट, वो निकला, ठीक है? इसी तरीके से पीछे से वो दुम, दुम, दुम हुए चली जा रही हैं और ये जो वाइब्रेशंस हैं, कह रहे हैं इनमें से और पार्टिकल और पार्टिकल और पार्टिकल होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपस में जुड़ना शुरू होते हैं। कह रहे जुड़ना शुरू होते हैं, जुड़ना शुरू होते हैं, तब जाके वो किसी एक चीज़ को शायद रूप देते होंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? मैम अच्छा देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर दिया था यहाँ पे और अच्छा दिमाग लगा रहा था ये। कहते हैं कि अलग-अलग डेंसिटी के होते होंगे, वो आके इनके साथ जुड़ जाते होंगे, है ना? उसके बाद जाके ये एक रूप लेना शुरू होते होंगे। तो रा कहता है तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो अब। अब जाके तुमने बिल्कुल सही सोचना शुरू किया है। तो मैम अगला सवाल अरे बाप रे! आंसर भी बहुत लंबा है। तो वो कहता है, नाउ दिस द लाइट व्हिच फॉर्म्स द densities has what we call color, and this color is divided into 7 categories of color. Can you tell me, is there a reason or an explanation for these categories of color? Can you tell me something about that? कहता है तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये जो लाइट निकली है, कह रहे ये जो लाइट निकली है ये अलग-अलग घनत्वताओं में अलग-अलग लेवल की होंगी, है ना? और इनके रंग भी अलग-अलग होंगे। कह रहा है कि और हमारे यहाँ पर जैसे हमें पता है ये 7 रंगों में बँट जाता है ये जो लाइट है, ठीक है? तो आप हमें बताएँगे कि ये रीज़न क्या है? मतलब ये अलग-अलग रंगों में क्यों बँट जाता है? आप हमें थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे? तो राय यहाँ पे एक बार मैं पढ़ लूँ फिर मैं बताता हूँ। दिस विल बी द लास्ट कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज़ इट इज़ वन लॉन्ग। हाँ, तो मतलब वो कहता है कि पहली बात तो ये आखिरी सवाल है सेशन का, ठीक है? तो वो कहता है क्योंकि ये कार्बला की एनर्जी नीचे जा रही है। तो आगे वो पढ़ता है, कहता है कि नेचर ऑफ द वाइट पैटर्न ऑफ your universe dependent upon the configuration placed on the original material or light by the focus or love, using its intelligent energy to create a certain pattern or illusion or density in order to satisfy its own intelligent estimate of a method of knowing itself. Thus, the colors, as we call them, are straight or narrow or necessary as possible to express give the will of love. हाँ, तो मैम ये अच्छा बोल रहा है यहाँ पे। कहता है कि ये जो नेचर है ना इसकी, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि कहते हैं पार्टिकल निकला, ये लाइट निकली। कह रहे देखो लाइट पता है कैसे काम करती है? क्योंकि इसको भी आज़ादी है, रचयिता ने आज़ादी दे रखी है इसको। अब मैम सूरज को तो आज़ादी है ही ना, हम थोड़ी ना जाके सूरज को ये बोल सकते हैं भाई तू आज इधर से हो जा और उधर से हो जा, वो नहीं होगा ना।
है तो इस रोशनी को भी मैम निकलती तो खैर ये जो रोशनी है हर गैलेक्सी के सेंटर से है, लेकिन मेन निकलती है वहां से जो अपना क्या बोलते हैं व्हाइट होल के वहां से जो निकलती है, और पूरे इस अंडे को, इस पूरे एग को, मैम गोल्डन एग होता है ये, गोल्डन कलर का, गोल्डन लाइट होती है बड़ी ब्यूटीफुल सी। मतलब ऐसी लाइट सेलेस्टियल होती है, जैसे आप लोगों ने अभी एक्सपीरियंस भी किए होंगे इनके क्राफ्ट देख के, बहुत लोगों ने देख लिया अब तो खैर। तो वो कहता है कि कहते हैं कि इसका मतलब ये जो लाइट है ना, ये अलग अलग पैटर्न हाँ मतलब रा कहता है कि ये जो लाइट है ना, ये देखो अपने अलग अलग पैटर्न बनानी शुरू करती है। जैसे तुम्हारी धरती है, कह रहे यहाँ पे उस इस इसका जो सेंटर में मान लो मैम सन है ना, उसकी इच्छा होती है कि वो अपने कितने तरीके के अपने पैटर्न बनाने शुरू करेगा। वो पहले एक प्लैनेट पे फोकस करेगा, फिर दूसरे पे करेगा, तीसरे पे करेगा, अपने हिसाब से अपनी लोकल लोकल एनर्जी का इस्तेमाल करके, अपनी सोच का इस्तेमाल करके, अपने आप को समझने की कोशिश करते हुए वो अपनी रचना करना शुरू करता है। कह रहा और वो जो लाइट होती है ना, कह रहा वो लाइट अलग अलग रंगों में तुम्हें दिखनी शुरू हो जाती है, अलग अलग चीजों में। होती तो एक ही लाइट है, लेकिन पड़ हर जगह पे रही होती है। तुम्हें तुम्हें लगता है कि अलग रंग है, अलग रंग है, अलग रंग है, लेकिन सबको मिला के अगर तुम सारी लाइट हटा दो उनमें से ना, तो ये सारा का सारा अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगी कांपती हुई फील्ड है ये तुम्हारे सामने। एक बार को रंग हटा दो सब में से, ऐसे सोचो कि इनमें से सब में से लाइट हट गई, ये तुम्हें कांपती हुई एनर्जी की फील्ड लगेंगी। यार उस पे उनके ऊपर जब ये पार्टिकल्स पड़ते रहते हैं ना, फोटोन के पड़ते रहेंगे पड़ते रहेंगे पड़ते रहेंगे पड़ते रहेंगे, वो इकट्ठे होने एक जगह पे शुरू होते हैं, कह रहे तब तुम्हें सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। कह रहे कि ये इसीलिए क्योंकि जो रचयिता ने ये जो आजादी लगा रखी है ना, ये आजादी कर मतलब कुछ भी करने की आजादी, कह रहा उसकी वजह से ये जितनी भी चीजें बन रही होती है ना, सब अपना अपना फोकस लगाना शुरू करती हैं और अपने आप को जानने की कोशिश करती हैं। और अपने आप को जानने की कोशिश करते करते मैम जैसे क्या होता है ना, मान लो मैं कोई चीज सीख रहा हूँ और मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही और आप कोई चीज सीख रहे हो, और उसके बारे में आपको जानकारी है मुझे नहीं है, तो मेरा जुड़ाव आपकी तरफ हो जाएगा कि मैडम आप बताना जरा क्या है ये, तो मैं आपसे पूछने लग जाऊंगा, तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। ऐसी कोई और होगा वो फिर आपसे जुड़ जाएगा। कह रहा ऐसी जो पार्टिकल है ना एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं अपने आप को, अपने आप को और जानने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने अनुभवों को लेते हुए। कह रहा दस द कलर्स एज यू कॉल देम, वो स्ट्रेट और नैरो, हाँ, ये जो जो लाइट है ना ये स्ट्रेट और नैरो तरीके से चलती है और एक्सप्रेस कर रही होती है, मतलब अपने आप को दिखा रही होती है, अपना प्यार दिखा रही होती है, गिवन द विल ऑफ लव। यार क्योंकि प्यार करना ही उसकी आजादी है, कहते वो कैसी किसी भी तरीके से प्यार कर सकती है वो, अरे यही उसकी आजादी है सबसे बड़ी। तो मैम समझ हो नहीं सकता है आया। आप लोग नहीं आया ना, देखो मैम जब मान लो एक ऐसे सोच के चलना, ये ब्रह्मांड बना, मतलब ये एक ब्रह्मांड बना, उसमें से व्हाइट होल में से बनना शुरू हुआ, वहां से घूम के फिर ब्लैक होल में से घुसना शुरू हुआ, इस तरीके से आप माने एक ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। फिर उसके अंदर भी गैलेक्सीज ना अंदर ही अंदर बननी शुरू हो जाती हैं। उन गैलेक्सी हम अपने लेवल पे लेके चलते हैं मैम, अभी ब्रह्मांड के लेवल पे मत जाओ, आप लोग सारे कंफ्यूज हो जाओगे। आप आप ऐसे मान के चलो, कलर की बात बता रहे थे ना, ये क्वेश्चन कलर के बता बारे में बता रहा था। हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ हम तो ऐसे आप मान के चलते सिंपल हैं मैम, देखो। सिंपल एग्जांपल दो। अच्छा सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, डिपेंड अपॉन द एक बार और पढ़ लो, अपॉन द ओरिजिनल मटेरियल लाइट बाय फोकस ऑफ लव यूजिंग द इंटेलिजेंट एनर्जी टू क्रिएट अ सर्टेन पैटर्न और इल्यूजन और डेंसिटी इन ऑर्डर टू इंटेलिजेंट एस्टिमेट ऑफ अ मेथड ऑफ नोइंग इटसेल्फ। ठीक है, till the colors as you call them are as straight or narrow and or necessary as possible to given the will of love। ठीक है मैम, देखो आप ऐसे सोच के चलना, अब अभी अपने बारे में नहीं सोचते, अभी हम केवल अपने सूरज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये जो सूरज है ना मैम, इसके अंदर से जो रोशनी निकलती है ना, वो रोशनी जो निकलती है उसकी जो लाइट होती है ना, वो एक ही होती है। ठीक ठीक, अभी जो प्लेनेट है ना हमारा, इसको आप अभी ये मान के चलना इसका कोई रंग नहीं है, कोई भी रंग नहीं है इसका, ये एक बबल की तरह है बिल्कुल, ऐसे मान के चलना है इसको, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं और इसके बाहर जितनी भी चीजें, ये क्रिस्टल की तरह बना हुआ है एक। ठीक है, आपको पता है ना क्रिस्टल बॉल हम लोग देखते थे, अभी ये क्रिस्टल की तरह बना हुआ है। और ये ट्रांसपेरेंट। जो हाँ ट्रांसपेरेंट टाइप है, क्रिस्टल बना हुआ है, ऐसे सोचना। जब ये बना है स्टार्टिंग में जब बना है, तो जो क्रिस्टल बना है ना, ये जो क्रिस्टल जिस चीज का बना हुआ है ना, वो बना है इंटेलिजेंट एनर्जी का, मतलब ये ऊर्जा का बना हुआ है चारों तरफ से। इसके अंदर भी एक कांपती हुई अलग अलग लेवल पे ऊर्जा है, इसके बाहर जो लगी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो भी कांपती हुई ऊर्जा है, लेकिन है ये क्रिस्टलीन। समझ गए आप, है ये ट्रांसपेरेंट। यार जब सूरज अपनी रोशनी मारना शुरू करता है ना,
तो अपनी रोशनी को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो अपनी ही रोशनी को खुद समझ रहा होता है जानने की, कि मेरी रोशनी और क्या-क्या कर सकती है। तो जब वो उस क्रिस्टल पे लाइट पड़ती है ना, वो अंदर जाके बिखर जाती है एकदम से, इस प्लैनेट पे पड़ते ही। जैसी वो बिखरती है, जिसकी जैसी कंपन होगी, मैम वो लाइट उसको उसी तरीके का रंग देने लग जाती है। जैसे समझ प्रिज्म गए? में से जब लाइट बिल्कुल, निकलती है, और बिल्कुल। दूसरा जब तक जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है और आपकी आंख उसे देखती है, आपके रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड इमेज डाल के वो सामने दिखाई देता है, तब आपको वो चीज उस रंग में दिखती है। करेक्ट, बिल्कुल। अगर देखो ना मैम ऐसे भी सोच के चलते हैं एक बार को, अगर हम अपने कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दें, तो क्या हमें कोई रंग दिखता है? नहीं दिखता ना। एकदम से बहुत लाइट ऑफ कर दी, ब्राइट, कोई रंग दिख रहा है आपको? बहुत जब ब्राइट। तक रोशनी नहीं पड़ेगी, क्या कह रहे हो? ऑन कर दी तो बहुत ब्राइट हो जाएगा, और हाँ, ऑफ कर दी तो तो सब मतलब अंधेरा हो जब तक जाएगा। सब अंधेरा हो जाएगा, ठीक है? अब आप मान लेना इस अंधेरे के अंदर ही ऑर्बिट जो है ना ये, बाय द वे वैसे हम आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दें ये, तो एक्चुअली में ऐसे भी नहीं बना होता है, पता है कैसे बना होता है ये? सबसे पहले क्रिएटर बनाता है सूरज, मतलब ये जो गैलेक्सी है ना अपने-अपने सूरज बनाने शुरू करती है। फिर इसी गैलेक्सी के सेंटर में से ना, अब आप सोचोगे अजीब-सी बात लगेगी आपको, लेकिन क्रिएटर की भी रचना इसी तरीके से हुई है। इसमें से निकलते हैं कॉमेट, बड़ी स्पीड से आते हैं, बहुत तेज़ी की स्पीड से आएँगे और ये जो इनविजिबल ऑर्बिट होते हैं ना, जाके हम्म, इनमें अटक जाते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं उनके अंदर। हम्म, अब आप ऐसे समझना, वहाँ से निकलते हैं वो, इसलिए मैम ये बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है कि जैसे रचयिता के दिमाग से निकले हों और लुढ़कते-लुढ़कते किसी पहाड़ पे से ऐसे आ रहे हो। मैम लेकिन ये कॉमेट होते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं, ऑर्बिट में आके अटक जाते हैं। ऑर्बिट में आके अटकते हैं ना, तो ये बिल्कुल काँच के जैसे ही होते हैं ये, स्टार्टिंग में बिल्कुल। क्रिस्टलीन होते हैं, सारे के सारे। और मैम जैसे क्रिस्टलीन हो रहे होते हैं ना, इसके हम्म। ऊपर जैसे ही सूरज पंख करके अपनी रोशनी मारता है ना पहली, कह रहा है उसके अंदर अलग-अलग जो कंपनताएँ होती हैं ना, उस कंपनता के हिसाब से उस कंपनता के हिसाब से उसका रंग बनना शुरू हो जाता है। और मैम आप नोटिस करना एक एक हमारे मिनट, एक जितने एक मिनट, एक मिनट। सूरज की रोशनी तो एक ही होती है, कॉमेट हाँ, वहीं से निकलते हैं, वो भी सब एक ही जगह से निकलते हैं, एक जैसे होते हैं। हाँ, तो फिर सूरज की रोशनी पड़ने के बाद क्रिस्टल के ऊपर वो सारे हाँ। प्लैनेट अलग अलग क्यों बनते हैं? सब धरती जैसे क्यों नहीं है, या सब मार्स या मैम देखो जुपिटर आपको जैसे क्यों एक नहीं चीज़ है? एक आपको मैं एक एक मिनट, चीज़ मुझे बताऊँ वैसे? सवाल सवाल पूरा कर लूं। और वो हुँ, जो आप कह रहे हो कि ऑर्बिट, तो ऑर्बिट तो सारे सूरज के आसपास ही है, तो वो ऑर्बिट यहाँ हाँ। पर है, ये तय कौन करता है? ये कैसे तय मैम होता है कि ये ये वाली ये ऑर्बिट में आके अटकेगा? बता रहे हैं। ये जो गैलेक्सी का सेंटर होता है ना, यहाँ पे होते हैं 49 को-क्रिएटर। अच्छा। गैलेक्सी का जो सेंटर होता है ना, ये व्हाइट होल है, ये होता है क्रिएटर, ठीक है? और इनके अराउंड भी होते हैं 49 को-क्रिएटर। वो हम्म, को-क्रिएटर्स ना अपनी-अपनी गैलेक्सीज़ बना रहे होते हैं, अपनी-अपनी गैलेक्सीज़। उन को-क्रिएटर से ये रोशनी चलनी शुरू होती है, उन गैलेक्सीज़ के अंदर जाती है, फिर वो गैलेक्सीज़ अपने-अपने सन बनाना शुरू करती हैं, पहले सन बनाती हैं और सोच अपनी-अपनी सोच के हिसाब से क्योंकि मैम आज़ादी लगी हुई है ना सबको। ऐसा नहीं है कि कोई एक पैटर्न है कि मेरे हिसाब से चलेगी या मेरे हिसाब से चलेगी, नहीं। सब अपने-अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, इसलिए मैम किसी भी गैलेक्सी में आप जाओगे ना सबका पैटर्न अलग-अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हमारे जैसा कोई पैटर्न मिलेगा, सबका अलग-अलग मिलेगा आपको। अच्छा। तो मैम वहाँ पे अंदर जब वो गैलेक्सीज़ अपना बनाना शुरू करती हैं, पहले वो बनाती हैं अपने-अपने सन्स। पहले वहाँ से हर्लिंग करते हुए आते हैं, ऊपर से पहले आते हैं सन, वो आके एक जगह पे रुकेगा। वो जगह पे रुकेगा, उसके अराउंड जो ऑर्बिट बना होता है ना मैम, ये इनविजिबल ऑर्बिट होता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही ऑर्बिट होता है ये भी। और उधर से ही को-क्रिएटर्स अपने वो जो ये होते हैं ना प्लैनेट बना-बना के इन ऑर्बिट्स के अंदर फेंक-फेंक के डाल रहे होते हैं। ये गया इसके अंदर, ये गया, ये इस वाले ऑर्बिट में लगना चाहिए, ये इस वाले ऑर्बिट में लगना चाहिए, ये इस वाले ऑर्बिट में लगना चाहिए। वहाँ लगता है, आता ऊपर से एकदम से आग के गोले की तरह है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो क्रिस्टलीन सा होना शुरू हो जाता है और फिर उसके ऊपर जैसे ही सूरज अपनी रोशनी और ये मैम रोशनी पता है कैसे चलती है? ये चलती है गैलेक्सी के सेंटर से पहले एक सूरज में घुसेगी, वो सूरज दूसरे सूरज को देगा, दूसरा सूरज तीसरे सूरज को देगा। ऐसे करते, करते, हाँ। करते, 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 करते मैम ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, पता है आपको ये? ये आपको लगता है कि कनेक्टेड नहीं है ये। ओ, इस गैलेक्सी के सारे सूरज आपस में कनेक्टेड हैं।
तो जो आगे की गैलेक्सीज जैसी घुसती है ना अंदर, उसके अंदर क्या कहते हैं ये आपका ब्लैक होल के अंदर, तो वो उनके सूरज फटते हैं एकदम से, क्योंकि उनकी भी लाइफ पूरी हो चुकी थी और उनके बाद के भी जितने भी सूरज हैं, वो भी सोलर फ्लैश मारते हैं। इसीलिए सारे सूरज एक साथ सोलर फ्लैश मारना शुरू करते हैं। धर, 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 धर करके वो मारते जाते हैं और फिर जैसे ही वो मारते हैं, फिर दोबारा उनकी रोशनी दोबारा ऑन होती है। मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस है कि शट डाउन और उसके बाद रीओपन। कोई समझ डायग्राम गए? है रीसेट। इसका? मैम डायग्राम से नहीं समझा सकते ना मैम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक तो उस डॉक्यूमेंट में पढ़ी थी, ये वाला जो गेटवे एक्सपीरियंस वाला डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। प्लस आपको मेडिटेट करके ही पता चलेंगी ये सारी चीज़ें। बिना मेडिटेशन के आपको नहीं पता चल सकती ये चीज़ें। हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर हो रहा है, ये बहुत सारे ब्रह्मांडों में बहुत-बहुत जगह पर हो रहा है। ये एक तरीके का रीसेट होता है कि बंद की रोशनी और बंद करके फिर दोबारा चालू कर दी। और हम्म। जैसे ही चालू करती है ना, ये पूरे के पूरे ऑर्बिट बदलते हैं फिर, ऑर्बिट बदलेगी, ऑर्बिट बदलते ही डेंसिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि आगे के तो घुस गए अंदर, उनकी जगह पीछे वालों ने ले ली, उसके पीछे के जो उसकी जगह उसने ले ली, उसके पीछे वाले की जगह उसने ले ली। तो मैम जब ये जगह की जगह पूरी मूव होती है ना, पूरे सोलर सिस्टम मूव होते हैं, अपनी जगह छोड़ के एक जगह दूसरी जाते हैं ये पूरे के पूरे ऑर्बिट खिसकते हैं आगे। ओह। और सूरज मारते हैं सारे सोलर फ्लैश। इसीलिए वाइब्रेशन एकदम से इंक्रीज़ होती है पूरे इसकी ब्रह्मांड सॉरी इस एक पूरे ब्रह्मांड की, और एकदम से सबके नए-नए एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं, तो सबके। अब ये जो धरती की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, ये 4D में जा हुँ, रही है, तो इसका हाँ, असर उसके आसपास के सारे प्लैनेट्स पे या सूरज पे भी पड़ रहा है क्या? बिल्कुल प मैम देखो सूरज है जिसका असर इन लोगों के ऊपर पड़ रहा है, अच्छा। और इनका भी असर सूरज के ऊपर पड़ता है। देखो मैम होता क्या है ना, सूरज अपने आप को टिल्ट मारेगा ना जब, तो हुँ। ये सारे उसके साथ टिल्ट मार जाते हैं। ओके। सूरज अगर 90 डिग्री घूम गया, तो ये भी 90 डिग्री घूम जाएँगे उसके साथ। क्योंकि इनका आपस में प्रेम है बहुत ज़्यादा, एक-दूसरे से प्रेम है। क्योंकि रचना तो सूरज की है ना ये। तो अब जो धरती टिल्ट हो रही है, तो मतलब एक्सिस टिल्ट हो रहा है देख रहे हो और ना पोल 4D शिफ्ट में हो रहे जा हैं ना, रही ये है। तो सबको पता है ना कि पोल शिफ्ट हो रहे हैं। मैम हाँ, सूरज के भी पोल शिफ्ट हो रहे हैं। सूरज भी अपने बाकी पोल शिफ्ट करेगा और बाकी ये भी प्लैनेट्स करेंगे। के भी हो रहे हैं? बिल्कुल मैम सबके। और आपको एक चीज़ बताएँ, ये आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी होगी। ये ग्लेन स्टेकलिंग के हमने उसमें देखा था जब उसने हमें वीनस की फ़ोटो ओरिजिनल दिखाई। मैम ब्लू कलर का है बिल्कुल हमारे जैसा। 1 मिनट, क्या नाम है? बिल्कुल हमारे जैसा दिखने वाला प्लैनेट है वीनस। क्या नाम ग्लेन बोला आपने? स्टेकलिंग है। ये जो जॉर्ज एडम्स की हमने बुक बताई थी ना आपको, मिस्ट्री ऑफ 1 द फ्लाइंग मिनट, सॉसर्स। स्पेलिंग बताओ। ग्लेन्स इस ग्लेन GLENN देन ग्लेन हाँ, टेकलिंग STECK STECK। LING। हुँ। आपको नहीं मिलेगी मैम वो। 1 मिनट रुक जाओ, स्टेकलिंग मैं भी एक बार चेक करता हूँ इस पे ग्लेन स्टेकलिंग। हाँ, ये जो आदमी दिखाएगा ना आपको ये बंदा, ये हुँ। जो दिख रहा है ना मोटा-सा, हुँ। ये उसका जॉर्ज एडम्सकी के का जो सबसे क्लोज़ फ्रेंड था, जो उसके साथ था ना, इसका अगर अगर आप लोगों को कहीं इंटरव्यू दिख जाए ना, तो आप इसका इंटरव्यू ज़रूर देखना मैम। इतना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। और आप लोगों को एक चीज़ बताएँ मैम, हुँ। हम हैं 3rd डेंसिटी का प्लैनेट, वीनस है 4th डेंसिटी का प्लैनेट। वहाँ की अच्छा। सिविलाइज़ेशन, आपको याद है ना रा ने क्या कहा था, वहाँ 3rd डेंसिटी के लोग भी नहीं है, 5वीं हाँ, डेंसिटी के भी नहीं है और 6ठी डेंसिटी के भी नहीं है। इसका हाँ। मतलब 4th डेंसिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे। हुँ। और मैम एक अगर आपको याद हो सॉर्सर स्पीक में उन्होंने बोला था अभी तक हमारे सौरमंडल का सबसे एडवांस अनुभवों के मामले में अगर कोई प्लैनेट है, तो वो हुँ। है वीनस। वहाँ के लोग हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और वो प्लैनेट ना अगर आप गौर से इसने ग्लेन स्टेकलिंग ने उसकी इमेज दिखाई थी। और वो पता है हुँ। इमेज कहाँ से आई थी? हुँ। वो इमेज आई थी जॉर्ज एडम्स की इनके साथ क्राफ्ट में बैठ के गया था और वो फ़ोटो खींच के लाया था वहाँ से। ये वाली है क्या? कौन-सी? नहीं, एलियन बेसेस ऑन द मून है ये तो। नहीं, वो नहीं। नहीं, ये नहीं है। वो इसने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है मैम पिछले 1-2 साल के अंदर ही। तो आप हाँ, देखोगे ना लेकिन आपको इसके लगेगा। ऊपर है नहीं, हाँ, इसके ऊपर कहीं नहीं है पर आपको भी। मिल जाएगी अगर अगर गॉ अगर देख ग्लेन लेंगे अगर स्टेकलिंग पिक्चर्स ऑफ वीनस करूँ क्या? शायद मिल जाए आपको। पिक्चर्स ऑफ वीनस। नहीं मिलेगी वैसे आपको, नहीं मिलेगी इस पे गूगल पे नहीं मिलेगी शायद। वीनस बीनीथ बट इट्स आप क्लाउड्स, ये क्या है?
मैम देखो इसने जो इमेज शेयर की थी ना, ये नहीं है, ये तो लिखा है Venus beneath its clouds वीनस बीनीथ from क्लाउड। spacecraft। एक मिनट। नहीं 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 मैम, ये सब नहीं है, ये सब बेकार है। तो मैम ये क्या You कहते हैं sure? उसकी, अगर आप, हाँ मैम What is उसने जो what is Venus उस, like? इसमें लिखा है Venus tropical और वो मैम jungle। सॉरी सॉरी मैम, वो जॉर्ज एडम्स की ने नहीं ली थी, वो नासा की इमेज थी, वो नासा की पिक्चर थी जो नासा में रिलीज की थी, तो ये क्या उसके बाद है? हटा ली थी। Venus क्या beneath its मैम, ये clouds नहीं है, ये वो क्या है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वीनस को आप गौर से देखोगे ना, तो वीनस हाँ, भी अर्थ के जैसा ही है देखने में, ब्लू कलर का। और देखने में तो उसके यहाँ ऊपर पर फिर भी बादल वैसा है। ही लग रहा है। Earth हाँ like लेकिन inhabited Adamski 1955, desert from हाँ और spacecraft in 1982, ocean of hydrocarbons, ocean of water, tropical jungle, Arrhenius 1918। ओके, हाँ यहाँ तो पूरा डिटेल्ड रिव्यू है। हाँ मिल जाएगा मैम। देखो इसको पढ़ने के लिए अगर आप जाओगे ना, आपको मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने वो बुक पढ़ लिया मिस्ट्री ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स, तो आप हम्म, उसमें पढ़ोगे ना, तो उसमें उन्होंने जो वहाँ की सिविलाइजेशन है ना, उनके जूतों के निशान भी लिए थे इसने, जॉर्ज एडम्स की ने। और ये कैलकाटा भी आया था इंडिया, पता है आपको ये? उसकी बुक में उसने लिखा है, मैं कैलकाटा भी गया था, आया अच्छा। था इंडिया वो, पता है आपको? तो उसने जब जूतों के निशान लिए ना मैडम, हम देख के हैरान हो गए थे। वो बिल्कुल देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे क्या कहते हैं, भगवान राम के खड़ाऊ होते हैं ना, उनके नीचे का जो निशान होता है, मतलब हम्म। उससे स्वास्तिका भी बना हुआ है, और भी अलग अलग तरीके के वो बने हुए हैं, तो अलग अलग ओ, धर्मों में जो वो दिए हुए निशान, मैम आप देख के हैरान हो जाओगे, पता है आप देख के हैरान शिट। हो जाओगे। और वो जो जूते उसमें वो बता रहा है, कह रहे ये जो जूते हैं ना उनके, वो जो हम्म, क्राफ्ट उड़ाते हैं ना, उसके अंदर इस तरीके का सिस्टम होता है कि वो जूते उसके अंदर जाके फिक्स होते हैं, और सामने उनके एक पियानो जैसी चीज रखी होती है, उस पे वो नोट्स प्ले करते हैं। वो जो पियानो का नोट होता है ना, वो इसी स्पेस में से एनर्जी पूरी खींचता है, और ये गोल्डन कलर के क्राफ्ट, गोल्डन कलर की एक एक ऑरा सा बना देता है उस क्राफ्ट के अराउंड। और ओके, उन्होंने इस किताब के अंदर इमेज भी शेयर की है वहाँ के एक आदमी की। ठीक है। एनीबडी और हैज एनी क्वेश्चंस? ये बुक आपको मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी आराम से। अच्छा, कल के और आज के सेशन को लेके किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछो, बिकॉज दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट सेशन एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो इसको समझे बिना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ बहुत हालत खराब हो जाएगी आप लोगों के आगे, बड़े एनीबडी? खतरनाक टेस्ट। सब लोग को सब कुछ समझ में आ गया लगता है। हाँ ना, कोई कुछ बोलेगा? ओके। यस रेयान।